अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। नॉवल का नाम है उम्मीद शहर। आज फिर देर हो गई। ऑफिस में दाखिल होकर अपनी सीट पर बैठ गहरे सांस ले रही थी, साथ ही चेहरे पर आया पसीना भी खुश्क करती जा रही थी। जब हमाद ने तेजी से फाइल पर चलते हुए हाथ को रोककर मुस्कुराते हुए से देखा था। हाँ, आज फिर देर होगी, जवाबन वो उसके अंदाज में इसकी तरह मुस्कुराती हुई बोली तो वो पेन फाइल पर रखकर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए बोला, आज क्या हुआ था जो देर होगी? इसे ऑफिस से ज्वाइन किए तकरीबन 2 महीने होने वाले थे और इन 2 महीनों में वो बामुश्किल 1-2 दफ़ा ही टाइम पर पहुंच पाई थी। हर दफ़ा ही रास्ते में इसके साथ कुछ न कुछ हो जाता था और उसे देर हो जाती। आज कुछ नहीं हुआ इसलिए देर होगी क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ठीक टाइम पर इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थी, लेकिन सारे लिफ्ट्स बिजी थे। मैंने सोचा कि चलो आज सीढ़ियों को आजमा लिया जाए और बदकिस्मती से 3rd फ्लोर पर पहुंचकर मुझे याद आया कि मैं अपनी फाइल गाड़ी में ही भूल आई हूँ। फिर दोबारा नीचे गई, गाड़ी में से फाइल निकाली और फिर तकरीबन 10 मिनट में लिफ्ट के इंतजार में खड़ी रही। तब जाकर एक लिफ्ट नीचे आई, यूं मैं ऊपर पहुंची। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? फाइल खोलते हुए इसने मासूमी से सर उठा के से देखा तो जो वो बड़ी गहरी नज़रों से इसके मसरूफ़ व मगन अंदाज को देख रहा था। मुस्कुराते हुए बोला था, गलती तो सरासर तुम्हारी ही है। वो कैसे? वो ऐसे कि ना तुम फाइल भूलती, ना तुम्हें 3rd फ्लोर से वापस नीचे जाना पड़ता और ना ही तुम्हें ऊपर पहुंचने में इतनी देर होती। वो इसके गुलाबी चेहरे पर नजरें जमा कर बोला, जो एक बार फिर फाइल को बहुत गौर से देख रही थी। वैसे तुम्हें फ़र्क भी क्या पड़ता है? देर से आऊँ कि जल्दी, कौन सा तुम्हें कुछ होता है? वो इसकी बात पर मुस्कुराई थी। सर मुझे इस वक्त कुछ कहेंगे ना, जब मेरे देर से आने पर मेरे काम पर कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, वैसे ये भी ठीक है। वो सर उठाकर तायदी अंदाज में बोला और फिर पेन हाथ में लेकर लिखना शुरू कर दिया। तो कुछ देर बाद वो मजीद फाइल का मुताला करती रही और फिर उठी और दाएं तरफ बने बसे कंप्यूटर लैब में आ गई थी। कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए हमेशा की तरह से एहसास ही नहीं हुआ कि कितना वक्त गुजर गया। चूंकि इस वक्त जब हमाद सर पर खड़ा खफकी से देख रहा था। अरे हमाद, तुम? इसने प्रिंट अकाउंट निकाल कर दूसरा कप अपने सामने रखकर इसके मुकाबिल बैठ गया था। नवीन की बात तय हो गई है। चाय में चम्मच चलाते हुए इसने इसकी बहन का नाम लेते हुए पूछा था। वो उसके घर वालों के बारे में कमो पेश सब कुछ जानती थी, लेकिन अपने घर वालों के बारे में इसने कभी से कुछ नहीं बताया था और उसका ये रवैया देखते हुए हमाद ने कभी स्टार भी ना किया था। हाँ, हो गई। हमाद के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई थी और लोगों को इतनी जल्दी है कि बस चट मंगनी और पट ब्याह चाहते हैं। वो लोग हर काम जल्द करना चाहते हैं। मम्मा पापा तो राजी भी हैं, मैंने जबरदस्ती नहीं रोका है। अभी वो इतनी छोटी है, अपने काम तो ढंग से कर नहीं पाती, अपने शोहर और ससुराल वालों के क्या करेगी? तब कहीं जाकर वो लोग राजी हुए हैं। फिर ये कि चंद दिनों बाद इसकी मंगनी कर देंगे, फिर 1.5-2 साल बाद शादी। नवीन से पूछा, तुमने क्या इसने लड़के को देखा है? हाँ देखा है। जिस दिन वो लोग बाकायदा रिश्ता लेकर आए थे, रोहिल भी साथ आया था और फिर मैंने चुपके से मामा पापा से छुप कर पहले नवीन को अपने कमरे में आड़ में खड़ा किया, फिर रोहिल को लेकर अपने कमरे में आ गया। नवीन ने इसे देख लिया था, अलबत्ता इसने सिर्फ नवीन की तस्वीर ही देखी है। वो आइसक्रीम खाते हुए मजे से इसे बता रहा था। वो खामोशी से मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर पहली बहन की मोहब्बत देख रही थी। अगर तुमने बिलाल को नहीं देखा होता तो मैं किसी न किसी तरह तुम्हें इसे ज़रूर दिखा देता। भला कोई बात हुई कि जिसके साथ सारी उम्र गुजारनी होती है? इस वक्त देखा जाए जब वो तमाम इख्तियारात का मालिक बनकर मेज़ पर सामने बैठा हो। क्या हुआ है? वो उसके फूले हुए मुँह को देखकर मुस्कुराते हुए बोली थी, लंच नहीं करना तुम्हें? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, सब जा चुके हैं। लंच? इसने बुरा सा मुँह बनाया था, फिर बोली थी, तुम तो चले जाते ना। सबके साथ इसके घूरने पर इसने बात मुकम्मल नहीं की और वो चेयर की तरफ घुमाती हुई बोली थी, तुम चले जाओ हमाद, मेरा मूड नहीं है। क्यों? वो ये कुछ प्रिंट आउट निकालने हैं, वक्त भी टाइप भी करना है, मुझे हर हाल में आज ये फाइल कंप्लीट करके सर को देनी है, वो सब हो जाएगा। तुम अभी चलो। हमाद ने इसके हाथ से पेपर लेकर रखते हुए कहा था, नहीं होगा, बहुत सारा काम है। मैंने कहा ना हो जाएगा। वो भी अपनी बात पर कायम रहा, मजबूरन इसे उठना पड़ा था। तुम बिना बस क्या लोगे? क्या लूं तुम्हारे लिए? इसने काउंटर पर पहुंचकर पूछा। तुम नफी में सर हिलाकर बोली थी, कुछ भी मत लो हमाद, क्योंकि मुझे कतई भूख नहीं है। कुछ तो खा लो, 6 बजे तक भूखी रहोगी। तुम जानते हो मुझे काम की टेंशन हो तो मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। अच्छा, वो कुछ सोचते हुए बोला, फिर चलो, फिर भूख तो मुझे भी नहीं लगी, आइसक्रीम खाते हैं। अब ये मत कहना कि मेरा आइसक्रीम खाने का भी मूड नहीं है। ये काउंटर पर मुड़ते हुए मुंह बिगाड़ कर बोला तो हंसती हुई सामने टेबल पर जाकर बैठी थी। ये लो, उसने एक कप इसके सामने रखा। तुम्हें बहुत मोहब्बत है नवीन से, जाहिर है यार, इकलौती बहन है। मुझे तो अभी से सोच के होल उठते हैं कि जब वो चली जाएगी तो क्या होगा। वो एक बार फिर कहीं दूर चली गई थी। तुम्हारे बगैर घर कितना सूना हो जाएगा ना रीबा। अभी तुमसे लड़ते झगड़ते दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। तुम चली जाओगी तो मैं किससे लड़ूंगी? किससे लड़ूंगा? रीबा, कोई प्रॉब्लम है? इस बार हमाद ने बहुत नरमी से इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा तो एकदम से चौंक गई थी। पहले इसने देखा और फिर अपने हाथ पर रखे हुए इसके मजबूत हाथ कर फिर बहुत आहिस्तगी से अपना हाथ पीछे कर लिया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो, मुझे इतना सारा काम करना है। वो अपना मूड चेंज करके एकदम से मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई थी तो वो भी झंझलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। एक तो तुम काम को अपने ऊपर सवार कर लेती हो, हद
हद है, वो बड़बड़ाता हुआ उसके पीछे आ रहा था। कोई बात है, हर वक्त काम काम काम। हमाद 1 मिनट बात सुनना, बिल पे करके वो उसके साथ ही जाने लगा था कि किसी की आवाज़ पर रुक गया था। अब तुम इसकी बात सुनो, मैं जा रही हूँ, वो उससे कहती ऊपर आ गई थी और फिर कंप्यूटर रूम में आकर ही दम लिया। अल्लाह करे नवीन तुम हमेशा खुश रहो। अपनी सीट की तरफ बढ़ते हुए इसके दिल से बेख्तियार दुआ निकली थी। इसके साथ ही इसकी आंखों में नमी उतर आई थी, जिसे अपने पीछे हमाद की आवाज़ सुनते ही इसने बहुत तेज़ी से साफ कर लिया था। वो जिस वक्त घर में दाखिल हुई थी, इस वक्त अमूमन सब लाउंज में ही मौजूद थे, लेकिन आज जब वो घर में दाखिल हुई, लाउंज बिल्कुल खाली था। इसे हैरत हुई ऐसा कैसे हुआ। 2 कदम चलकर ग्लास डोर खोलकर जिस वक्त वो अंदर दाखिल हुई, उसकी नज़र सोफे पर बैठे एक साकित वजूद पर पड़ी और अगले ही लम्हे वो पहचान कर तेजी इसकी तरफ बढ़ी थी। पुप्पो, इसने करीब जाकर ने पुकारा। उन्होंने अपना भीगा हुआ चेहरा ऊपर उठाया, इसे धचका लगा था, पर सोफे पर फेंक कर इसने इन्हें दोनों शानों से थाम लिया। पुप्पो, आप रो क्यों रही हैं? क्या तुम भी मुझे कसूरवार समझती हो? रीबा वो इसके सवाल का जवाब दिए बगैर बोली तो वो तरफ कर इनसे लिपट की थी। नहीं पुप्पो, हरगिज़ नहीं। मैं क्यों आपको कसूरवार समझूंगी, जबकि आपने तो कुछ किया ही नहीं। मेरी बच्ची, उन्होंने मजबूती से खुद से लगा लिया था कि मुझे ज़रा सा भी ख्याल होता कि बिलाल इतना। छोड़े पुप्पो, रहने दे, मैं भला अब भुला चुकी हूँ इस बात को, आप भी भुला दें। इसने इनकी बात मुकम्मल होने से पहले कहा था, किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैं इसके लिए किसी को कसूरवार नहीं समझती और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। आप तो मेरी इतनी प्यारी पुप्पो हैं। इसने मुस्कुराकर पहले अपना चेहरा साफ किया और फिर इसके भी आंसू साफ किए थे। तुम बहुत आला ज़र्फ हो बेटी, वरना रहने दे पुप्पो ये सब बातें। ये बताएं आप कब आई? मैं तो खुद आज आपकी तरफ आने का सोच रही थी। हमारे से मुलाकात नहीं हुई थी। और विशाल कैसी है? वो अपना और इनका ध्यान बटाना चाह रही थी, इसलिए मुझसे बोल रही थी, लेकिन पुप्पो ने जैसे इसकी बात सुनी ही नहीं थी। इसके चुप होने पर वो बोली थी, तुम्हारे पापा मामा मुझे कसूरवार समझते हैं, उन्होंने अब तक मुझे माफ़ नहीं किया। इनकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए थे। बस कर दे पुप्पो, आप जानती हैं पापा आपको कितना चाहते हैं, बस ज़रा सा अभी शौक पे है। आप फ़िक्र ना करें पुप्पो, आइए मैं आपको घर छोड़ाऊँ। नहीं तुम थकी होगी, तुम बैठो, मैं खुद चली जाऊँगी। मैं इनके तसल्ली में इस लहजे में गहरी सांस भरती हुई खड़ी हो गई थी। मैं थकी हुई नहीं हूँ, आप चले, मैं छोड़ आती हूँ, इसने कहा और फिर वो इनसे अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गई, तो इन्हें मजबूरन इसके पीछे जाना पड़ा। हम वहाँ देखना, प्रिंटर में कुछ गड़बड़ हो गई है, सारे प्रिंट्स ख़राब निकले हैं। कंप्यूटर रूम के दरवाजे से झाँकते हुए इसने हमाद को पुकारा था। एक लम्हे के लिए सर उठाकर देखा, फिर बोला, 2 मिनट रुको रीबा, मैं ये फ़ाइल। सर को देखकर अभी आया। वो पेन बंद करके फाइल उठाकर खड़ा होकर सर के रूम की तरफ जाते हुए बोला था, तो वो अच्छा कहकर कमरे में चली गई। 5-10 मिनट तक इसने यूं ही बैठे-बैठे इसका इंतजार किया। जब इसके आने में देर हुई तो उसने बोरियत से बचने के लिए इंटरनेट ऑन कर लिया। ये एक मल्टी नेशनल कंपनी का बहुत बड़ा ऑफिस था, तकरीबन हर तरह की सहूलत मैसर थी। पापा ने इसे यहाँ जॉब करने की इसलिए इजाज़त दी थी क्योंकि इस ऑफिस के एमडी इनके बहुत अच्छे दोस्त थे और इन्हें रीबा को यहाँ भेजते हुए किसी भी किस्म का कोई डर या खौफ नहीं होता था। वो घर में जब फ्री होती तो कंप्यूटर ऑन करके चैटिंग शुरू कर देती थी। कुछ अर्सा पहले इसकी दोस्ती एक लड़के से हुई थी और वो चूंकि लड़का बनकर ही चैटिंग करती थी, इसलिए वो लड़का जो मानी के निकनेम से चैट करता था, इसने बहुत जल्दी से अपना बेहतरीन दोस्त समझ लिया था। वो इसे अपने बारे में तकरीबन सब कुछ बता चुका था। इसने इसे सब बताया था कि वो मास्टर्स कर रहा है और इसे अपनी एक क्लास फेलो बेहद पसंद है और चूंकि ये इसका फाइनल सेमेस्टर है, इसलिए वो बहुत जल्दी से प्रपोज करने वाला है। वो जब भी अरीबा से बात करता तो हमेशा इस लड़की के बारे में ही बोलता रहता था। वो इतनी खूबसूरत है, बात करने का स्टाइल इतना अच्छा है, इतना धीमा लहजा है, वो बहुत पुरवकार लड़की है वगैरह वगैरह। और अरीबा खामोश मुस्कुराहट लिए इसकी बात सुनती रहती। आज भी वो इसको ढूंढ रही थी क्योंकि कल जिस वक्त इससे बात हुई थी, इसने कहा था कि आज वो इसे प्रपोज कर देगा और महज इत्तेफाक था कि वो इस वक्त ऑनलाइन मौजूद था। अरीबा ने इसे सिग्नल दिया, जिसने इसे फौरन रिसीव कर लिया था। अरे अमीन, तुम इस वक्त कैसे? अरीबा का निकनेम अमीन था। इसके सवाल के जवाब में अरीबा ने लिखा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है कि इस लड़की ने तुम्हें क्या जवाब दिया। सोचा कि देखूं, हो सकता है कि तुम ऑनलाइन हो और मुझे मालूम हो सके। आइंदा नाम मत लेना इस लड़की का। अपने कंप्यूटर पर इसका ये जवाब देखकर वो हैरान रह कि क्यों मानी, क्या हुआ? इसने पूछा था, मुझे नफरत है इस लड़की से, लेकिन क्यों? कल तक तो तुम्हारी जान इसमें अटकी हुई थी, क्योंकि मुझे इस वक्त ये तक मालूम नहीं था कि वो शादीशुदा है। क्या? वो सिर्फ इतना ही लिख सकी, शादीशुदा नहीं बल्कि थी, इसे तलाक हो चुकी है। इसने मजीद बताया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये सब? आज जब मैंने इसे प्रपोज किया तो उसने मुझे सब बता दिया। मैंने इसे मजीद तफसील नहीं पूछी, बल्कि मुझे तो इतना सख्त गुस्सा आ रहा है इस पर कि मैं इसे खूब सुनाऊं कि अगर वो एक तलाक याफ्ता थी तो इसने मुझे अपनी तरफ बढ़ने से रोका क्यों नहीं। वो बेशक बहुत खूबसूरत सही, लेकिन मैं किसी ऐसी लड़की को कबूल नहीं कर सकता जिसके ख्यालों पर कोई और काबिज हो। आइंदा मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। ठीक कहा ना मैंने अमीन? आखिर में इसने लिखा था। कीबोर्ड पर चलते रीबा के हाथ साकित हो गए थे। इसका चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। बहुत देर तक वो अपनी जगह साकित बैठी रही और बहुत मुश्किलों से इसके हाथ हरकत में आए थे। तुम पढ़े लिखे होकर भी इतनी सती सोच रखते हो। मैं पढ़ा लिखा हूँ अमीन, लेकिन इतना गिरा हुआ हरगिज़ नहीं हूँ कि किसी ऐसी लड़की को कबूल कर लूँ जो किसी और के नाम से मनसूब रह चुकी हो। वो कह रही थी इसकी रुखसती से पहले से ही तलाक हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल गवारा नहीं था कि मैं इसे कबूल करूँ। तुम मर्द चौथी शादी पर भी कुंवारी लड़की का हाथ थामना चाहो तो तुम्हें हक है, और अगर किसी लड़की को एक बार तलाक हो जाए तो तुम्हें नजरों से इतना गिर सकती है कि तुम इसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। कि आदम ने कहीं ये तालीम दी थी तुम्हें? इस रास्ते पर चलने को कहा था? लानत है तुम पर और तुम्हारी
सोच रखने वाले मर्दों पर। इसकी बातों ने इसके अंदर तक आग लगा दी थी कि वो सारे अदाब बलाए ताक रख कर लिखती चली गई और शायद मज़ीद भी कुछ लिखती अगर इसे पीछे से हमाद की आवाज़ न सुनाई देती। हाँ बताओ रिबा, क्या मसला है? इसने बहुत तेज़ी से स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर दिया था। माँ ने इसके बराबर वाली चेयर पर बैठते हुए उसका चेहरा देखकर फिर एकदम से जैसे चौंक गया था। तुम्हें क्या हुआ है? ये तुम्हारा चेहरा क्यों सुर्ख हो रहा है? वो जो खुद को सँभालने की सही कर रही थी, इसके सवाल पे एकदम से बौखला गई थी, लेकिन बहुत जल्द खुद को सँभाल कर बोली थी, तुम इतनी देर से आए हो इसलिए मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा है। माँ इसकी बात पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हें गुस्सा भी आता है, ये तो मुझे आज मालूम हुआ है। अब आइंदा ख़्याल रखना। अब देखो इसे क्या मुसीबत आ गई है, मैं ज़रा बाहर काम कर लूँ। वो इतना कहकर उठकर चली गई थी। माँ प्रिंटर चेक करने लगा था। मैं किसी ऐसी लड़की को कबूल नहीं कर सकता जिसके ख़्यालों पर कोई और काबिज़ रहा हो। वो एक तलाकशुदा लड़की थी, तो इसने मुझे अपनी तरफ बढ़ने से रोका क्यों नहीं? इसके दिमाग में आंधियाँ चल रही थी। दोनों हाथों से सर को थामे जैसे वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी। जब हमाद के 2-3 मर्तबा बुलाने पर भी चाहने के बावजूद वो उठ ना सकी। वो खुद ही बाहर आ गया। अरे अरे रीबा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इसे अजीब से अंदाज में बैठे देखकर वो परेशानी से इसकी तरफ बढ़ा था। रीबा ने बामुश्किल अपना सर उठाया था। हमाद, मेरे सर में बहुत सख्त दर्द शुरू हो गया है। तुम प्लीज़ सर से कह देना, मैं मज़ीद यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। आंखों में आती नमी को पीछे धकेलते हुए बोली और हमाद का जवाब सुने बगैर तेजी से उठकर अपना पर्स और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गई। हमाद ने तासिफ से इसे देखा और गहरा सांस भरते हुए खड़ा हो गया। कौन सी नई बात है जो मानी इस तरह सोच रहा है? औरतों के मामले में सब मर्दों की राय एक ही जैसी होती है। पूरा मुआशरा जो कि मर्दों का मुआशरा है, सब एक ही तरह की सोच रखता है। फिर मानी कैसे इससे हट कर सोच सकता है? आखिर को वो भी तो इस मुआशरे का फ़र्द है। और हमाद जाने क्यों भटक-भटक इसकी सोच हमाद की तरफ चली जा रही थी। पता नहीं इसकी क्या सोच है, वो किस तरह से सोचता है, चीज़ों को किस तरह हैंडल करता है। बज़ाहिर तो बड़ा सुलझा हुआ लगता है, लेकिन अगर वो भी मानी की तरह निकला तो इससे आगे से कुछ सोचा नहीं जा रहा था। इसने अपना सर झटका खड़ी होगी। वो सोचे जैसे भी सोचे, मेरा इससे कैसा कौन-सा ताल्लुक है जो मैं इसके बारे में फ़िक्रमंद हो रही हूँ। अपने दिल की नफ़ी करते हुए वो उठकर मामा के कमरे में आ गई थी। आखिर किसी तरह तो ज़हन से वो बातें निकालनी ही थी ना। मामा पप्पो के साथ सही नहीं कर रही। इस दिन इसने डरते-डरते बात शुरू की थी। मामा पापा दोनों इस वक्त वहीं मौजूद थी। पापा इसकी बात सुनते ही वहाँ से उठकर चले गए थे, जबकि मामा ने काफ़ी नागवारी से कहा, तुम्हें लगता है उन्होंने हमारे साथ सही किया है मामा? इसमें इनका क्या कसूर है? इसने फिर से इनकी साइड ली थी। मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती रीबा। मामा नाराज़ हो गई थी। इसने फिर हिम्मत नहीं हारी। मामा के चेहरे पर इज़्तिराब, सब ड्रामेबाज़ी है, हमें यकीन दिलाने के लिए कि वो बेकसूर है। नहीं मामा, पप्पो ऐसी नहीं है, आपको याद नहीं, मैं तुम्हारे पापा के पास जा रही हूँ। तुमने इनका मूड ख़राब कर दिया है और ये ऑफ़िस से आते ही तुम्हें पप्पो का क्या सोची? मैंने एक दफ़ा कह दिया, इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, जाओ जाकर चेंज करो। वो उठकर चली गई। इसने उँगलियाँ चटकाते हुए बेबसी से इन्हें जाते हुए देखा था। पता नहीं ये लोग पप्पो को क्यों कसूरवार समझते हैं, हालाँकि मैं जानती हूँ इनमें इनका कोई कसूर नहीं। इसने अपने कमरे की तरफ जाते हुए तासिफ से सोचा था। आज मौसम खुशगवार था, हल्की-हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, सुबह से जारी थी और फिर इसका काम भी जल्दी मुकम्मल हो गया था। तो हमाद को देखने लगी, जो कि वो तेज़ी से अपनी फ़ाइल मुकम्मल करने के चक्कर में 3-4 फ़ाइल्स अपने सामने खोले बड़े मगन अंदाज़ में काम कर रहा था। ग्रीन कलर की शर्ट पर में आज 3 कोने तक फ़ोल्ड किए हुए, माथे पर बिखरे बालों में बहुत स्मार्ट लग रहा था। रीबा के चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट उभर आई थी। पेन को मुँह में दबाकर इसके चेहरे पर नज़रें जमाए वो खो गई। लाइए मैं आपकी मदद कर दूँ। इसे याद था अपनी जॉब के पहले दिन वो बेइंतहा कन्फ्यूज़ हो रही थी। ऐसा नहीं था कि इसे कुछ आता नहीं था। इस जॉब से पहले अपने बाबा के ऑफ़िस में भी इसने 3 महीने तक काम किया था, लेकिन चूँकि पहला दिन था और नई जगह थी, तो इसे घबराहट हो रही थी। पापा इसे छोड़कर गए थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने ऑफ़िस के एमडी यानी अपने दोस्त से इसका तारुफ़ करवा दिया था। वो बहुत पुरशफ़क़त अंदाज़ में इनसे मिले थे और पापा के जाने के बाद उन्होंने इसे बहुत छोटा सा डेटा बनाने के लिए दिया था। वो फ़ाइल ये चपरासी की हमराही में कंप्यूटर लैब में आ गई थी। 2-3 लोग राइट साइड वाली रो में बैठे थे और सामने वाली रो से एक चेयर घसीट कर बैठ गई और काम शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद इसके बराबर वाली कुर्सी पर एक लड़का बैठा था। इसने ज़रा सी आंखें तिरछी करके इस फाइल पर नज़र डाली, जिस पर कुछ डाटा लिखा हुआ था। वो लड़का शायद काम अधूरा छोड़कर चला गया था। जब भी बैठते ही इसकी उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर हरकत करने लगी थी। इसने गहरी सांस भरकर अपने कंप्यूटर को देखा। पता नहीं आज वो इतना कन्फ्यूज़ क्यों हो रही थी। माउस को भी सही तौर पर हैंडल नहीं कर पा रही थी और मतलूबा विंडो खोल नहीं रही थी। बहुत देर तक वो कोशिश करती रही और फिर कुछ परेशान होकर इसने माउस पर से हाथ हटा लिया। उफ़! पहले ही दिन में कितना ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा। इसने सोचा था। ये देखे बगैर कि इसके बराबर आकर बैठने वाला लड़का बड़ी दिलचस्पी से इसे देख रहा है। इसके माउस छोड़ देने पर वो अपनी चेयर को ज़रा-सा साइड करके इसकी चेयर के करीब आया और माउस पर अपना हाथ रख दिया था। इसने कुछ हैरानगी से इसे देखा, लेकिन वो इसकी तरफ नहीं देख रहा था। बहुत जल्दी इसने इसके सामने खुली फ़ाइल में से देखकर इसकी मतलूबा विंडो खोल दी थी। वो खामोशी से देख रही थी। यही विंडो चाहिए थी ना आपको? माउस पर से हाथ हटाकर इसने बहुत शाइस्ता लहजे में इससे पूछा था, जिसके चेहरे पे से एसी की खनकी के बावजूद घबराहट के बाइस से पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे। जी यही चाहिए। चंद लम्हों बाद इसने मुतमिन होकर कहा था। इसमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले दिन मैं भी जब आया था तो मैं कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर पा रहा था। आपने तो फिर भी ऑन करके इतना कुछ कर लिया। चेयर को पीछे करके इसने कुछ बेतकल्फ़ी से मुस्कुराते हुए कहा था। इसके लबों पर बेसख्ता मुस्कुराहट बिखर गई थी। जैसे देखकर वो बोला, मुझे हमाद याज़दानी कहते हैं। आपको कभी भी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे हाज़िर पाएँगी। थैंक यू सो मच हमाद। इसके अंदाज़ में इतनी अपनायत और इतनी
साख्तगी थी कि वो बिला इरादा बोल गई थी, मैं अरीबा हूँ, अरीबा फरहान। ओके मिस अरीबा फरहान, अब आप रूम में अब आपसे रूम में मिलेंगे। वो अपना सिस्टम ऑफ करके फ़ाइल उठाकर कमरे से बाहर निकल गया और वो दिल ही दिल में इसकी शुक्रगुज़ार होती। डाटा बनाने लगे और फिर ये हमाद का मिजाज था और हमाद की नज़रों का एहतराम और उसके शाइस्ता अंदाज़ व एतवार के वो बहुत जल्दी से बेतकल्लुफ़ हो गई थी। कभी-कभी तो वो खुद भी हैरान होती कि वो इतनी मुहताज रहने वाली लड़की से इतनी जल्दी बेतकल्लुफ़ कैसे होगी और जवाब ना पाकर हमेशा की तरह सर झटक कर रह जाती। अपना पहला दिन याद करते हुए इतनी खो गई थी कि इसे एहसास ही ना हुआ कि हमाद अपना काम ख़त्म कर चुका है और उसकी नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर चुका है। मैंने आज मम्मा से कहा था कि मुझे नज़र उतार के भेजे, लेकिन उन्होंने सुनी ही नहीं। एकदम सर उठा के उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो वो चौंक सी गई थी और इत्मीनान से बोली, अच्छा लेकिन आज तो तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे। फिर कितना अच्छा लग रहा हूँ, अंदाज इसी के जैसा था। वो बेख्तियार मुस्कुराई थी, अच्छा ज़्यादा बकवास मत करो, चलो अगर काम ख़त्म हो गया तो ज़रा सी आउटिंग कर आएंगे, वैसे भी मौसम इतना अच्छा हो रहा है। अपनी फाइल समेटते हुए बोली तो वो भी अपनी फाइल बंद करके खड़ा हो गया। कुछ सोचते बोला था, हाँ मूड तो मेरा भी हो रहा है, लेकिन आज मुझे जल्दी घर जाना है, नवीन के ससुराल वालों को आना है ना, आज इसके मंगने की डेट फिक्स होनी है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। इसके साथ बाहर निकलते हुए वो खुशी से बोली तो मुस्कुरा दिया था, हाँ हाँ है तो, जब ही आज तुम इतना तैयार होकर आए हो। इसके लंबे चौड़े वजूद को सर से पैर तक देते हुए मायने खेजी से मुस्कुराते हुए बोली तो वो इसे घूरने लगा था। मतलब ये कि लगता है नवीन के होने वाले मंगेतर की कोई प्यारी सी बहन भी है, और वो इसी की बात पर बस मुस्कुरा कर रह गया। अब क्या कहता, अपना दिल तो वो बहुत पहले कहीं हार चुका था। बाहर निकलते ही तेज बारिश शुरू हो गई थी। पार्किंग में आकर रीपा ने बाहर नजर डालकर कहा तो वो कुछ परेशान हो गया था, क्योंकि वो बाइक पर आता था और बारिश में बाइक पर जाना इतना आसान ना था। तुम बाइक पर कैसे जाओगे हमारा, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। रीपा ने इसकी परेशानी भांप ली थी। इसने ऑफर की तो उसने नफी में सर ला दिया था, नहीं रीपा मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ। रीपा ने हैरत से देखा था, हमाद बारिश बहुत तेज है, खुदा न खास्ता बाइक बंद होगी तो खामखा परेशान हो जाओगे, अच्छा मैं ड्रॉप कर दूँ। हमाद ने इसे देखा, इस छोटी सी लड़की के लहजे और अंदाज में कितनी अपनाई तो कितना खलूस था। रिमझिम बरसती बारिश के खूबसूरत से मौसम में गुलाबी कपड़ों में मलबूस गुलाबी बड़ा सा दुपट्टा शानों पर फैलाया, बालों की ढीली सी चोटी में वो इसे बहुत अपनी सी लगी थी, जो उसे राजी ना होते देखकर एक हाथ से गाड़ी का दरवाजा पकड़े कभी इसे और कभी बाहर बरसती बारिश को देख रही थी, यकीनन परेशान हो रही थी। तुम्हारे घर वाले मेरा मतलब है ना कोई इतराज, इसने कुछ झिझकते अपनी बात अधूरी छोड़ी तो रीबा मुस्कुरा दी, इसलिए परेशान हो रहे हो, मेरे घर वालों को कोई इतराज नहीं होगा, इन्हें मुझ पर एतमाद है। इसका लहजा मजबूत था, हल्का फुल्का हो गया। अपनी बाइक लॉक करके इसने अंदर खड़ी की और इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बारिश में कुछ और तेजी आ गई थी। रीबा से देखकर बोली, देखा होगी ना तेज, अगर तुम मेरी बात ना मानते इसकी बात अधूरी रहेगी। इसने बहुत तेजी से अपना पैर ब्रेक पर रख दिया कि अचानक ही गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी को एक बहुत जोरदार झटका लगा था। रीबा का सर स्टेयरिंग से टकराते टकराते बचा था। खौफ के मारे इसका बुरा हशर हो गया। एक बच्चा अचानक ही गाड़ी के सामने आ गया था। अगर वो बर वक्त ब्रेक न लगाती तो यकीनन इस वक्त गाड़ी के नीचे होता। पता नहीं माँ बाप बच्चों को रोड पर क्यों छोड़ देते हैं। स्टेयरिंग पर रखे इसके सफेद हाथ पर पूरी तरह से कब कपा रहे थे। हमारा जो दिलो जान से इसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा था, इस हफ्तात पर चिढ़ सा गया, क्योंकि वो जानता था कि यकीनन इसका ध्यान इस बच्चे में लगा रहेगा और वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाएगी। आर यू ऑल राइट रीबा, हमाद ने फिक्रमंद होते हुए पूछा था। वो बहुत मुश्किल सर उठा पाई थी। हाँ मैं ठीक हूँ। इसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमाद का घर खासा दूर था। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बारिश रुक चुकी थी। रीबा ने कुछ हैरानगी से इस पोश एरिया में बने बड़े से बंगले को देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं थी। आओ ना रीबा, अब यहाँ तक आ गई हो तो मामा नवीन से भी मिल लो। हमाद ने इसे मुखलिसाना ऑफर की थी और मुस्कुरा दी, नहीं हमाद देर होगी तो मामा परेशान होगी, फिर कभी सही होके। हमाद हाथ हिलाकर पीछे हट गया। वो गाड़ी भगा ले गई। जिस वक्त वो घर पहुंची हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। वो फल का छप्पा बनाकर अंदर गई तो आपी को मौजूद पाकर चीख मार के उनसे लिपट गई थी। आपी आप कब आई, इसने छोटे आमिर से छेड़छाड़ करते हुए पूछा था। आपी मुस्कुराई, बस अभी आई हूँ कुछ देर पहले, तुम्हें आज नहीं होगी आने में। हाँ आपी, वो बारिश हो रही थी ना तो मैंने हमाद को उनके घर ड्रॉप किया था, वो बाइक पर आता है ना इसलिए देर होगी, इसने बताया। फिर चेंज करने ऊपर आ गई। वापस आई तो नीचे मामा और आपी किसी सीरियस मसले पर कुछ डिस्कशन कर रही थी। वो चाय का कप उठाकर वापस ऊपर चली है। टेरेस का दरवाजा खोलकर जिस वक्त वो अंदर दाखिल हुई, हवा के सर्द झोंकों ने इसका इस्तकबाल किया। वो बेख्तियार आसमान को देखने लगी जहाँ धुआंधार बारिश हो रही थी। वो चाय का कप दीवार पर रखकर दोनों कोनियाँ इस पर टकाए हुए इसे हिलते दरख्तों को देखने लगी, जो कि बारिश की तेज फवार के बारिश से धुलकर साफ शफाफ हो गए थे। न जाने इसका मूड आज इतना इस कदर खुशगवार क्यों हो रहा था। वो चाय पीते हुए गुनगुना भी रही थी। आप ही ऊपर ही चली गई थी। भाई आप ही बैठी, इसने मुड़कर इन्हें देखा और फिर खुद भी इनके सामने बैठ गई थी। आप ही ने इसे देखा, आसमानी कलर के सूट में दुपट्टा साइड पर डाले, खुले हुए स्याह रेशमी बालों में सुर्ख सफेद रंगत वाली वो आसमान से उतरी हुई कोई हूरी लग रही थी। काश इसके साथ ये सब ना हुआ हो। तो आप ही ने दिल गिरफ्तगी से सोचा, फिर बोली, हमाद कौन है रीबा, तुमने ये तो बताया ही नहीं। मेरा कोलीग है, बहुत अच्छा लड़का है। अभी मुझे तो हैरानगी होती है कि आज के दौर में भी ऐसे लड़के होते हैं। इसके बारे में बताते उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत सा तासुर था। आप ने कुछ सोच के बात शुरू की थी। अच्छा ये बताओ तुमने क्या सोचा है, किस बारे में। आप ही वो एकदम से चौंक गई तो फिर इसके चेहरे पर नजर पड़ी तो उसे अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल गया। कदर बेजारी से बोली थी, मेरा मूड बहुत अच्छा है, आप ही प्लीज इसे खराब ना करें और कोई बात करें। अच्छा
मूड अच्छा है जब ही तो मैंने पूछा है कि कोई मुस्बत जवाब मिल जाए। मुस्बत जवाब अब कभी नहीं मिलेगा। उसके चेहरे पर तलखी बिखर गई थी। तुम दुनिया की पहली लड़की नहीं हो रीबा जिसके साथ ये सब हुआ है। बाहर जाने वाले 90% लड़कियों के साथ ही कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो इस तरह की जिंदगी तो नहीं गुजारती जिस जैसे तुम गुजारी हो। आप ही ने इसे समझाया। हल्की फुल्की बूंदाबांदी एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। इसने सर उठाकर आसमान को देखा था, फिर बोली तो लहजे में दुख की तेज लहर मौजूद थी। मुझे औरों का नहीं मालूम आप ही, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ इसके बाद मैं दोबारा इस बारे में सोच भी नहीं सकती। इसकी आंखें नम हो गई थी। तुम जानती है मामा पापा तुम्हारे लिए कितना परेशान है। चंद लम्हों बाद उन्होंने कहा था, तो मैं कौन सा खुश हूँ आप ही, वो तुम्हारी खुशी चाहते हैं हरीबा। तुम एक बार सॉरी आप ही, वो इनकी बात सुने बगैर खड़ी होगी। इस बारे में अब दोबारा सोचना मेरे लिए पूरे सराह से गुजरने से भी ज्यादा तकलीफ दे है। मैं आपको कुछ देर आराम करूंगी। वो उठकर अंदर चलेगी और आप ही वहीं बैठी रहेगी। कमरे में पहुंचते ही इसकी आंखों से आंसू का मीना बरसने लगा था। कैसे भूल जाऊं मैं वो अज़ियत भरे लम्हात, कैसे इसने बेकरारी से तकिए पर सर पटका था। क्या अज़ियतनाक लम्हों को भूल जाना इतना आसान है। कैसे भूल जाऊं बिला मकसद घंटों छत पर चक्कर लगाना। कैसे भूल जाऊं सख्त सर्दी और बर्फबारी में घर का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों पर घंटों बैठे रहना। कैसे भूल जाऊं वो धुआंधार रोना, इस बेवफा पर तुम कोई असर ना होना। कैसे भूलूं वो माजी में इतनी उलझी उलझी के सारी रात रोते रोते ही गुजर गई थी। सुबह जागी तो तबीयत इस कदर बोझल हो रही थी कि जाने के बावजूद ऑफिस जाने के लिए खुद को तैयार न कर सकी। आप ही जा चुकी थी, सिर्फ सोने लगा के उनके साथ बैठकर चंद बातें भी ना कर सकी। सुबह चूंकि वो देर से उठ रही थी और पापा और दोनों भाई जा चुके थे, सो वो मामा के कोने में चली आई थी। मामा ने भी इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी ना हाँ में नहीं बदली। सो इनके पास से उठ गई। दूसरे दिन भाई ने इसे रोक लिया था अपने काम से, और तीसरे दिन इसकी गाड़ी ने प्रॉब्लम कर दी और बिला मकसद इरादा ही इसकी 3 छुट्टियां हो गई थी। तीसरे दिन शाम को सोफे पर बैठे किसी मैगजीन के मुताले में मसरूफ थी जब मामा ने इसे पुकारा। तुम्हारा फोन है बेटा। आई मामा। इसने इसके हाथ से रिसीवर लेते हुए पूछा था, किसका है। कोई हमाद है। हमाद। इसने बेइंतहा हैरान होकर पहले से रिसीवर को देखा। इसकी आवाज में बेइंतहा तहीर था जब ये इधर से बोला। हैरान हो रही हो ना। हाँ, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। कहीं से भी। तुम्हें इससे क्या, तुमने तो जैसे दुनिया ही बुला दी। इसके लहजे में खफ की थी। फिर भी बताओ तो सही, एमडी साहब से लिया है। इसने बताया और उन्होंने दे भी दिया। इसकी हैरत से भरपूर आवाज मातों में उभरी थी। तो क्या मैं कुछ और उचक्का हूँ जो मना कर देते। हमाद ने कुछ खफगी से कहा तो वो बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी थी। अच्छा खैर ये बताओ फोन क्यों किया। बैठे बैठे बोर हो गया था। तुम क्यों नहीं आ रही। क्यों क्या मैं तुम्हारे साथ कहीं सैर करने जाती थी। नहीं, तुम्हारी मौजूदगी का एहसास ही इतना रूह अफ़ज़ा होता था कि मैं खुद को बोर होता महसूस नहीं करता था। इसके लहजे में कुछ था। रीबा का दिल एक पल के लिए धड़का था और अगले ही लम्हे इसने नफ़ी में सर हिला दिया। बकवास मत करो, काम की बात करो। कल आओगी। वो झट बोला था। हाँ तो फिर ठीक है, मैं कल तुम्हें 2 खुशखबरियाँ सुनाऊंगा। इसने मजीद इसकी बात सुने बगैर रिसीवर रख दिया तो वो उसे घूर कर रह गई थी। कौन था बेटा ये। इससे पहले तो कभी इसका फ़ोन नहीं आया। फ़ोन रखकर वो मामा के पास आकर बैठी तो उन्होंने नन्ही से पूछा, मेरा कोलीग है मामा। मैंने इसे अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया था, इसलिए पहले कभी फ़ोन नहीं आया। अब 3 दिन से ऑफिस नहीं गई ना, तो इसने एमडी से मेरा नंबर लेकर खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया था। इसके चेहरे पर खुशी की हल्की हल्की रमक मौजूद थी। मामा ने गौर से इसे देखा। इसकी आंखें चमक रही थी। कुछ सोचकर वो बोली थी, कैसा लड़का है। बहुत अच्छा। क्यों मामा। वो कह के एकदम इन्हें देखने लगी तो उन्होंने गड़बड़ा कर बात बदल दी थी। वो कंधे झुकाकर वहां से उठ गई। अनजानी से खुशी का एहसास इसके रगों में सरायत कर रहा था, जैसे वो समझने से कासिर थे। बस इसे इतना मालूम था कि हमाद की फिक्रमंदी ने इसका हौसला बढ़ाया था। अगले दिन वो ऑफिस पहुंची तो उस पर तवक्का हमाद ने से खूब सुनाई। वो बैठी हंसती रही। जब इसका गुस्सा खत्म हो गया तो इसने एक कार्ड इसके सामने रख दिया। ये क्या है। इसने कार्ड उठाते हुए पूछा और खोल कर देखा तो एकदम खुशी हो गया। हाँ, नवीन की मंगनी मुबारक हो भाई, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये मुबारकबाद तुम अगर वहाँ आकर दोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। आओगी ना। हमाद ने पूछा तो उसका जाने का इरादा नहीं था। इसके बावजूद इसी खुशी की खातिर इस बात में सर हिला दी। इसने महसूस किया था कि हमाद में जवाब देने से हमाद के चेहरे पर खुशी बिखर गई थी। इसका दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। घर तो तुम्हें मालूम ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। नहीं, वो चौंकी। बस ठीक है, इतना कहकर अपने काम में झुक गई थी। तो वो भी अपने टेबल पर चला गया। आना ज़रूर। ऑफिस से निकलते वक्त हमाद ने एक बार फिर इसे तायद की और वह एक बार फिर सर हिला कर रह गई थी। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी। सारा दिन इसकी नज़रों में हमाद का दमकता चेहरा घूमता रहा था। वो परेशान होती रही कि यकीनन इसके न जाने से नाराज़ होकर वही हुआ था। क्या बात है बेटा, बड़े खुश लग रहे हो। हमाद की माँ इसके कमरे में दाखिल हुई तो कमरे के ख्वाबनाक से माहौल में भी इन्हें बेटे का खुशी से चमकता चेहरा नजर आ गया, जो बेड पर नीम दराज केसर प्लेयर की धुन पर पैर हिला रहा था, साथ साथ वही गाना दोहरा रहा था। मामा की आवाज़ पर चौंक कर आंखें खोलती, अरे मामा आप। इसने फौरन पैर समेटे, हाथ बढ़ाकर केसर प्लेयर बंद कर दिया, लाइट ऑन कर दी थी। हाँ जी मैं। कोई इतराज़ है। इसके पास बैठते हुए शोखी से बोली तो वो बेख्तियार हंस दिया। फिर खुद ही बात शुरू कर दी और बिला तहमत बांधे बोल दिया था, मामा मैंने आपके लिए बहू पसंद कर ली है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला है। मामा जोर से चौंके और फिर सवालों की पुकार करती, कैसी है, कहाँ है, कब से तुम पसंद करते हो, हमें क्यों नहीं बताया अब तक, वो कहाँ थी। तुम अब बता रहे हो। और रिलैक्स मामा रिलैक्स। कंधों से थामते हुए बेख्तियार हंस दिया था, मेरे ऑफिस में काम करते हैं, ये तो आपको मालूम ही है ना। और कैसी है ये तो आपको इसे देख कर पता चलेगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आखिर में शरीर मुस्कुराहट के साथ बोला तो मामा ने इसके सर पर चपड़ लगाई थी। अच्छा जी भाई,
यही वजह है जो आप ऑफिस छोड़ने और पापा को ऑफिस ज्वाइन करने पर राजी नहीं हो रहे हैं और बहाना पापा से नाराजगी का बनाया हुआ है। मामा ने जैसे इसकी चोरी पकड़ ली थी वो झप कर सर हिला कर रह गया था। अच्छा फिर कब मिलवा रहे हो? मामा ने इश्तियाक से पूछा। मैंने इसे नवीन के मंगनी में बुलाया है, वो आए तो आप देख लीजिएगा। ओके, मैं अब तुम्हारे पापा को बता कर आती हूँ। वो उठ कर चली गई और वो एक बार फिर इस खूबसूरत तस्वर में खो गया था। इसे कल का इंतजार था, करना सख्त कौफिन में मुब्तला कर रहा था। लेकिन ये क्या फंक्शन आया और गुजर भी गया। रीबा का कोई अता पता ना था। वो इसके नाने से सख्त अफसरदा हो गया था। मामा पापा नवीन और कितनी बेचैनी से इसका इंतजार कर रहे थे इसकी पसंद देखने का, लेकिन रीबा ने इसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। सब हस्बे तवक्का इसका मूड सख्त ऑफ था। रीबा ने बहुत देर तक इसे महज इसलिए देखा कि उसे देखे तो बात शुरू करे, लेकिन जब इसने इसे नहीं देखा तो इसे एक तरकीब सूझी और एक पेपर पर कुछ लिखकर खामोशी से इसकी टेबल पर रखते और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ के हमारे महज एक नज़र इस पेपर पर डाली और उसके हाथ दोबारा चलने लगे थे। रीबा वक्फे वक्फे से नखी से देख रही थी। बिलाखिर इसने पेपर अपनी तरफ कर लिया था। कुछ देर बाद अपनी चेयर से टेक लगा के इसे देखने लगी। वो खुद भी कब से इससे नाराज रह सकता था। क्यों भी मेरा तुम्हारा ताल्लुक ही क्या है जो मैं तुमसे नाराज हो जाऊं? वक्त पढ़ने पर सब भूल जाते हैं। तुम आए क्यों नहीं कल? जानती हो मैंने कितना इंतजार किया था, और अगर न आना नहीं था तो हाँ क्यों कहा था? वो शिकायती नजर से देखते हुए शिकायती लहजे में बोला तो रीबा पेन को दोनों हाथों से पकड़े हुए बोली थी, मुझे फंक्शन और पार्टी से यहाँ बहुत सारे लोगों के मशवरे से बहुत घबराहट होती है हमार, इसलिए नहीं आई थी। और दूसरा ये कि इस वक्त तुम इतने खुश थे कि अगर मैं मना कर देती तो यकीनन तुम्हारा मूड खराब हो जाता, इसलिए मैंने ऐसा कहा। इतना ख्याल है मेरे मूड का तुम्हें? इसने गहरी नजर से देखा था। तो और आधा दिन तुम्हारे साथ गुजारना होता है और मैं तुम्हारा फूला हुआ मुंह हो और बस अल्लाह ही अल्लाह। वो कुछ इस अंदाज से बोले कि हमारे पे इख्तियार हंस दिया। इसके अंदाज की ही सादगी तो उसे पसंद थी। वो कितना ही गहरा जुमला बोलता, इसका जवाब हमेशा सादा ही होता था। अलबत्ता वो ये कभी नहीं समझ पाया वो इसकी बात के मफहूम को समझे बगैर ऐसे जवाब देती है, या समझ कर वो अपने काम की तरफ मुतवज्जा होने ही गई थी कि अचानक हमाद को कुछ दिन पहले की एक बात याद आ गई तो इससे बहुत दिन पहले से पूछना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आज इसने बात दोबारा शुरू कर दी थी। रिबा एक बात तो बताओ, क्या सारी औरतों की सोच एक तरह की होती है? इसने बड़ी महारत से बात शुरू की थी। नहीं तो ऐसा मुमकिन नहीं है, इसने कहा था। वो क्यों? भई हज़ारों लाखों औरतें हैं दुनिया में, मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल में रहती हैं और फिर इंसान की सोच अमूमन माहौल के मुताबिक ही होती है। और माहौल को ना भी लिया जाए तो भी हर बंदे के सोचने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, क्योंकि हर बंदे की तरबियत मुख्तलिफ अंदाज में की गई होती है। और जाहिर है जब तरबियत मुख्तलिफ अंदाज में की गई हो तो फिर सोचने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। इसने बड़े मथल अंदाज में कहा था, जैसे सारी औरतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं वैसे ही सारे मर्द भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इनके सोचने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। हमारे अपनी बात वाज़ा करके इसे देखा और बस बाद में सर हिला के, लेकिन हाँ, लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है जो आज? रीबा, आइंदा अगर कभी वक्त पड़ा तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस बात का ही हवाला दूंगा, तुम अपनी बात ये याद रखना। हमारे इस बार बड़े ठहरे हुए लहजे में इससे कहा था। वो इख्तियार हंस पड़ी थी। इसमें याद रखने वाली क्या बात है हमाद? बस ठीक है। वो इतना कहकर काम की तरफ मुतवज्जा हो गया तो उसने भी इसे देखते हुए कंधे उचकाकर फाइल खोल ली थी। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, मुझे हमाद को रोक देना चाहिए। वो इस तरह भी कैफे में उंगलियां मलती हुई बेड पर आई थी। तुम क्यों मुझे एक नए इम्तिहान में डाल रहे हो हमाद? क्यों मेरे सोए हुए जज्बातों को बहा रहे हो? क्यों मुझे दोबारा इस राह पर चलने पर मजबूर कर रहे हो जिस पर एक बार चलकर मेरे पैर लहूलुहान हो चुके हैं? क्यों? मत करो ऐसा हमाद, ऐसा मत करो, मत बढ़ो मेरी तरफ। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ मैं तुम्हारे काबिल। कोई इसे बुरी तरह झंझोर रहा था, दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बुरी तरह रो पड़ी थी। इसे तो बहुत पता नहीं चला कि जिस दरवाजे को बंद कर चुकी है इसे इसके दिल ने खुद आगे बढ़कर हमाद के लिए खोला था। और जिस बात से वो बेहद खौफजदा थी वो यही थी कि हमाद इसका माजी जानने के बाद यकीन से कबूल नहीं करेगा। वो मर्द था, इसके लिए लड़कियों की कमी नहीं थी। फिर क्यों वो ऐसी लड़की को कबूल करता जो बहुत कुछ भुगत चुकी थी? काश मैंने इस ऑफिस में जॉब ना की होती हमाद, काश तुम मुझे ना मिले होते, काश तुमने मेरी तरफ पेशकदमी ना की होती। खुदाया मैं क्या करूँ? तकिए में मुँह छुपाए बुरी तरह रोती रही थी। मैं नहीं चाहूँगी कल से ऑफिस छोड़ दूँगी मैं ये जॉब, लेकिन तुम्हारी आंखों में इसलिए अपने लिए कारण नहीं दे सकती, हरगिज़ नहीं। इसने अपने आंसू पोंछते हुए पुरज़म लहजे में सोचा। फिर जाने कब इसकी आंख लगी। हस्बे मामूल इसकी आंख सुबह सवेरे ही खुल गई थी। नमाज पढ़कर वो लॉन में चली आई थी। हल्का सा अंधेरा भी मौजूद था। लॉन की ठंडी खुशगवार हवा और घास पर पड़ती शबनम ने इस पर इतना अच्छा असर डाला कि वो रात वाली बात को अक्सर फरामोश कर बैठी थी। सुबह की ताज़ा ठंडी हवा बहुत देर तक वो अपने अंदर उतारती रही थी और फिर रोशनी फैलने पर वापस अपने कमरे में चली आई। कुछ ही देर बाद वो ऑफिस के लिए रवा दवा थी। अस्सलाम वालेकुम हमाद हमेशा की तरह इससे पहले मौजूद था। इसने बड़े खुशगवार अंदाज में सलाम किया और शोल्डर बैग नीचे रखते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया था। वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो। हमाद ने बुजुर्गाना अंदाज में से दुआ दी तो खिलखिला कर हंस पड़ी थी। तुम हंसती बहुत अच्छी लगती हो रीबा, हंसती रहा करो। हमाद के लहजे में अगर खलूस था तो आंखों में जज्बों की रोशनी थी। इसकी एकदम से हंसी थमकी थी। होंठ काटते हुए उसने सर झुका लिया और आंखों में आई नमी को पीछे से खिलने की कोशिश करने लगी।
मैंने बहुत मुश्किलों से समेटा है खुद को हमाद, मुझे दोबारा टूटने पर मजबूर मत करो, मैं बिखर जाऊँगी। पता है रीबा, कल मैंने मामा को बता दिया कि वो जाने क्या कहने जा रहा था कि एमडी के ऑफिस से इसका बुलावा आ गया। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से चला गया तो रीबा ने मौका पाकर बहुत जल्द खुद को नॉर्मल कर लिया। उफ़! अच्छा खासा रात को फैसला किया था ऑफिस छोड़ने का, पता नहीं क्यों ज़हन से निकल गया। इसने खुद को मलामत की थी। रीबा, बड़ी ज़बरदस्त खबर है। हमाद खुशी से दमकता चेहरा लिए एमडी के रूम से निकला था। रीबा ने चौंके से देखा, क्या हुआ? ऑफिस में कुछ तब्दीली करनी है, सर कह रहे हैं कि आज 4 बजे तक ऑफिस खाली करना है। इसमें खुशी की कौन-सी बात है? रीबा को हैरत हुई थी। आज मौसम बहुत अच्छा है, इसी साइड पे चलेंगे? क्यों, मुझे कुछ कहना है तुमसे? यहीं कह दो। नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ, इस माहौल का इसके लिए अच्छा माहौल होना ज़रूरी है। अच्छा, वो हँसी थी। चलो कीना, इसने इससे पूछा था। ठीक है, तुम भी यह याद करो, किसने शाने बेनियाज़ी से कहा था। हमाद के चेहरे पर चरागा हो गया था। बस आज फैसला हो जाएगा। आड़ियाँ पार फाइल पर झुकते हुए इसने सोचा था। रास्ते में वो बेहद खुश था। सारी खुशी खाक में मिल जाएगी जब मालूम होगा कि मैं कौन हूँ। उसने इसे देखते हुए तल्खी से सोचा और हमाद के दरवाज़ा खोलने पर उतर कर बाहर आ गई थी। आओ बैठते हैं। हमाद ने एक ऊंचे पत्थर की तरफ इशारा किया। वो इसके साथ वहाँ चलती हुई आ गई थी। ऊंची ऊंची लहरें जब साहिल से टकरा कर वापस जाती तो पानी के कई छींटे इन दोनों पर पड़ते। रीबा चंद लम्हों तक वहीं बैठी रही और फिर उठकर थोड़ा पीछे खिसक गई थी। बैठते हुए एकदम से इसकी सैंडल फिसल गई और करीब था कि वो धड़ाम से गिर पड़ती। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हमाद, ये दावे ही तो होते हैं। वो एक बार फिर तल्ख हो गई थी। दावे ही तो होते हैं तुम मर्दों के पास। तुम मुझे सब मर्दों से मिला रही हो। हालांकि इस दिन तुमने खुद ही कहा था कि हर इंसान के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। हमाद ने बहुत नरमी से इस दिन की बात याद दिलाई थी। वो एकदम से चुप हो गई। हमाद ने इसे वाकई एक लम्हे के लिए कंफ्यूज कर दिया था। तो ये था वो वक्त जिसके लिए तुमने मुझसे ये बात कहलवाई थी। इसने ये सोचा था इसे देखकर जिसके चेहरे पर बेतहाशा इत्मीनान फैला हुआ था। इसका मतलब है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, ना मेरे माजी के बारे में, ना मेरी गुजरी ज़िंदगी के बारे में। चल लम्हे और सिरक गए। तब रीबा ने कहा था, नहीं, इसका जवाब काबिल-ए-देर था। नहीं जानना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारे काबिल कबूल ना हो। तुम्हारे माजी के बारे में मैं इसलिए नहीं जानना चाहता कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। मेरा वास्ता तो तुम्हारे हाल और यकीनन मुस्तकबिल से रहेगा अगर तुमने मुझे मौका दिया। वो माहौल पर शायद संजीदगी को कम करने की खातिर कुछ शरारती सा हुआ। वह हनूर संजीदा रही थी और ये दावा नहीं है पेशबंदी के तौर पर वो पहले ही बोल पड़ा तो इसके चेहरे पर बेसख्ता मुस्कुराहट उभरी थी। तो अगले ही पल ख़त्म हो गई थी। तुम जानना चाहो या ना जानना चाहो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कोई कवारी लड़की नहीं हूँ जिसे तुम आराम से प्रपोज कर लो, अपना लो। एक तलाक याफ्ता लड़की हूँ। सुना, तुमने तलाक हो चुकी है। मुझे इससे न जाने क्यों क्या हुआ था। वो एकदम से चीख कर बोली थी। आवाज़ में वाज़ा लर्जिश थी। रीबा का तवाज़ुन बिगड़ा तो हमाद ने फुर्ती से खड़े होकर इसका हाथ थाम कर इसे गिरने से बचाया था। इसके बदन में मारे खौफ के कपकपाहट दौड़ गई थी। उफ, अभी अगर मैं गिर जाता तो यकीनन सर फट जाता। इसने नुकीले पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा था। तो हमाद ने दोबारा इसके बराबर बैठते हुए बड़े इत्मीनान से इसे देखा। मैं तुम्हें गिरने देगा तब ना। कब तक गिरने से बचाओगे तुम हमाद? हमारा साथ तो चंद घंटों का भी नहीं होता, हमेशा अगर तुम चाहो तो। हमाद ने इसकी आंखों में देखा। रहने दो हमाद, दावा करना बहुत आसान है। इसके लहजे में तल्खी उतर आई थी। आज सब कुछ क्लियर करना था। वो मज़ीद शराब के साए में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। ये दावा नहीं, हकीकत है। बशर्ते तो मुझे मौका दो। इसके लोगों पर इस्तज़ाई मुस्कुराहट उभरी, लेकिन वो चुप रही। चंद लम्हों बाद इसने कहा था, रीबा, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। चंद लम्हों तक दोनों के दरमियान खामोशी रही थी। रीबा की नज़रें साहिल से सर पर रखती मौजों पर जमी हुई थी। चेहरे पर कई कैफियत बैक वक्त मौजूद थी। हमाद अपनी बात का जवाब हासिल करने के लिए बहुत देर तक इसे देखता रहा, जिसके चेहरे पर दुख की कैफियत भरी हुई थी। इसने अपनी नज़रें इस पर से हटा ली। बहुत देर बाद इसे रीबा की बहुत तंज़ी आवाज़ सुनाई दी थी। कितना जानते हो तुम मेरे बारे में? जितना जितना जानता हूँ वही बहुत है। इसका लहजा ठोस था और फिर वो साकित रह गया। जाती सर्दियों की खूबसूरत सी शाम थी जब पप्पू बगैर किसी इत्तलाओ इजाज़त की मिठाई और फलों के डब्बों से लदी पदी पूरे खानदान के हमरा इस घर में चली आई थी। सब इनकी इस तरह अचानक आमद पर हैरान अपनी जगह पर खड़े रह गए थे। उन्होंने आते ही रीबा को गले लगाए पापा से बोली थी, भाई फरहान, आज से रीबा हमारी और बिलाल तुम्हारा। उन्होंने अपने बेटे का नाम लेते हुए कहा था। रीबा, जिसको अब तक उन्होंने खुद से लगाया हुआ था, कब करने देखने लगी और वो बिलाल। इसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। बिलाल तो इसे कभी ख्याल ही नहीं गुजरा था, हालांकि वो उसकी खुशियों, ख्वाहिशों और म्यार पर पूरी तरह से उतरता था। रीबा है तो तुम्हारी बेटी, लेकिन ये अचानक किस तरह? पापा ने कुछ उलझ कर इन्हें देखा तो वो चहकर बोली, बेटी तो मेरी है, लेकिन इतनी खूबसूरत है कि मुझे डर लगा रहता है कि कोई और ना उड़ा ले जाए। बस इसीलिए उन्होंने आंखों में शरारत से ताजी को देखा, जो अपने बेटे के लिए इसका इरादा रखते थे। वह बेख्तियार हंस दिए थे। मैं बड़ी आस से आई हूँ फरहान, मुझे मायूस मत करना। पप्पा अचानक संजीदा हो गई तो पापा ने मामा की तरफ देखा, जो बिल्कुल चुप खड़ी थी। इनका इशारा पाकर उन्होंने गहरा सांस भरकर कंधे झुका दिए। अब तुम इसरार कर रही हो तो जैसी तुम्हारी मर्जी। पप्पू का चेहरा खिल गया था। उन्होंने एक बार फिर पेशके से खुद से लगा ली, जिसका चेहरा अंदरूनी कैफे से की अक्कासी करते हुए सुर्ख हो गया था, जिसे जानकर ही मामा पापा को हाँ करने को कहा था। जाओ भाई, ये सारा सामान ले जाओ, इसे तैयार करके लाओ। पप्पा ने कई डब्बे इसकी कजन्स के हवाले किए, जो इसे ऊपर लेकर चली गई थी। बिलाल का एड्रेस और फ़ोन नंबर तो आपके पास होगा ही भैया, आपको मालूमात वगैरह करवानी हो तो शौक से करवाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। सब बड़ों के साथ बैठते हुए पप्पू ने
पापा से कहा तो उनके बजाय मामा बोली थी आपने बिलाल से पूछा था, वो कोई मना थोड़ी करेगा। मामा कुछ परेशान होगी, फिर भी आपको इसकी मर्ज़ी तो मालूम करनी चाहिए थी। मुझे इसकी मर्ज़ी मालूम है, मैं जानती हूँ इसे कोई इतराज़ नहीं होगा, तुम बेफ़िक्र हो जाओ। पापा ने इन्हें तसल्ली दी थी। इतने में वो लोग अरीबा को तैयार करके नीचे ले आए। बेतहाशा खूबसूरती से तो अल्लाह ने इसे पहले ही नवाज़ा था, अब तो तैयार होकर और भी परी लग रही थी। पापा ने चटाचट इसकी बलाई ले डाली। एक तो मासूमियत इसके चेहरे पर इतनी कि दूसरे वो इतना कन्फ्यूज़ हो रही थी कि इसकी खूबसूरती में चार चाँद लग गए थे। दुआएँ इतनी जल्दी कबूल होती हैं। रात को जब सब चले गए तो वो अपने कमरे में आगे रह रह के से यही ख़्याल आ रहा था, मामा ये कौन सा तरीका है रिश्ता देने का। पप्पू का अंदाज़ भाई को कुछ पसंद नहीं आया था और वो जब से मुसलसल एक ही बात बोल रहे थे, ज़ीशान वो तुम्हारी फूफो हैं। इसे पापा की आवाज़ सुनाई थी। फूफो हो या खाला, रिश्ता लाने का जो तरीका होता है इन्हें वही रिश्ता लाना चाहिए था। ये क्या इस तरह आगे पूरे ख़ानदान को लेकर, अगर हम मना करना चाहते तो क्या तुम्हें इस रिश्ते पर कोई इतराज़ है। पापा ने इनकी बात काट कर पूछा। वो बोला था इतराज़ है नहीं, लेकिन हो सकता था। जब इतराज़ नहीं है तो बहस मत करो, अपनों और गैरों में कुछ फ़र्क होता है। बस उन्होंने एकदम से हाथ उठा के इसे कुछ कहने से रोक दिया था। वो होंठ पीट कर रह गया था। तुम ख़्वाह हमारा दिल ख़राब मत करो, सब जानते हैं फूफा रीबा को कितना चाहती हैं, वो उसके बारे में कभी भी कुछ बुरा नहीं सोचेंगी। पापा शायद उठ कर चले गए थे। लाउंज पर खामोशी छा गई। वो खुद खामोशी से आईने के सामने बैठी हल्के-फुल्के बालों में ब्रश फेंटने लगी थी। चंद लम्हों बाद गैर मुतवक्का तौर पर सईद इसका दूसरा भाई इसके कमरे में आ गया। इसने एक लम्हे के लिए हाथ रोके से देखा, यकीनन ये भी नाराज़ होगा। इसने सोचा था भाई अब तक नाराज़ हैं, क्या इन्हें पसंद नहीं आई ये सब। सही से इसकी बहुत दोस्ती थी। बिला तकल्लुफ़ बोल पड़ी थी तो वो जिसके बेड पर दराज़ था उठकर बैठ गया। तुम्हें बिलाल पसंद है? सवाल गैर मुतवक्का था। वो एकदम से गड़बड़ा कर रुख मोड़ गई। सईद को इसके सुर्ख़ुत चेहरे से अपने सवाल का जवाब मिल गया था। दिलचस्पी से देखते हुए बोला था, सुनो कहीं ये सारी गड़बड़ तुमने ही तो नहीं की। मतलब वो ना समझी वाले अंदाज़ में बोली। कैसी गड़बड़? वही बिलाल वाली। कहीं तुमने तो पप्पू से नहीं कहा कि दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो एकदम से बोल पड़ी थी। भला मैं पप्पू से ऐसी बात करूँगी? अच्छा फिर बिलाल के नाम पे तुम्हारा चेहरा क्यों सुर्ख़ हो रहा है? तुम बकवास ही करते रहना। वो उठकर बाहर जाने लगी, लेकिन फिर एकदम रुक कर वापस आ गई थी और वह सईद के पास बैठते हुए बोली, भाई खुश नहीं है? अरे ये तुमसे किसने कहा? वो भी जो पापा से कह रहे थे किस तरह पप्पू को नहीं आना चाहिए था। वो कुछ उलझ कर चुटकियाँ चटखारते हुए बोली थी। सईद इसके सर पर हाथ रख कर हल्के से कहा था, अरे पागल, वो तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे थे कि पता नहीं तुम इस बात को कबूल करोगी या नहीं, लेकिन मैं अभी जाकर इन्हें बताता हूँ कि तुम्हें तो वो जी जान से ज़्यादा अजीज़ है ना। आखिर में इसके लहजे में शरारत उतर आई तो रीबा ने इसके जोड़े वजूद में पनाह ले ली थी। सईद के मुँह से गहरी सांस खारिज हुई थी। अल्लाह करे तुम यूं ही खुश रहो, इसने दिल से दुआ दी थी। जब इसके दोस्तों को पता चला तो उन्होंने इसे घेर लिया था। हाय अल्लाह कितनी खुशकिस्मत हो तुम, इतना पढ़ा लिखा, इतना हैंडसम और डैशिंग बंदा तुम्हारा शरीके सफ़र बनने वाला है। इसके लहजे में हसरत भी थी और खुशी भी। अरीबा ने अपने दोस्तों को शानदार दावत दी थी और साथ ही बिलाल की तस्वीरें भी दिखाई थी। पुप्पो तो इसे पूरा एकदम ही थमा गई थी। अब सबकी सब रश कर रही थी। वो शाने बेनियाजी से गर्दन हिलाए जा रही थी। मंगनी के 1 साल बाद बिलाल फिर पाकिस्तान आया तो उसका निकाह हो गया। वो पेपर और तय पाया गया कि पेपर्स के जब साथ इसकी रुखसती होकर वो डायरेक्ट इसके साथ चली जाएगी। निकाह वाले दिन दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। रीबा तो गजब ढा रही थी, जबकि बिलाल भी कुछ कम नहीं था, लेकिन वो खासा संजीदा था। रीबा के दोस्तों ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया था जिसे रीबा ने कह के टाल दिया था। वो है ही संजीदा। अपने बहन भाइयों के दरमियान भी अमूमन ज़्यादातर खामोशी रहता है। वो मुतमिन हो गई। फ़िक्र तो रीबा को भी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी वो शुरू से ही ऐसा है। बिलाल वापस जर्मनी गया तो पापा ने यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन करवा दिया ताकि वो घर बैठ कर वक्त ज़ाया ना करे, आगे पढ़ ले, क्योंकि इस वक्त तक इसने इंटर ही किया था। 2 साल मज़ीद गुजर गए, उसका वीज़ा नहीं आया तो घर वालों को फ़िक्र हुई। फूफो से बात की। फूफो ने सबको तसल्ली देकर बिलाल से बात की और ना जाने इसने क्या कहा कि महज 6 महीने के अंदर इसके पेपर्स आ गए और इससे यूनिवर्सिटी से BS की डिग्री निकलवानी पड़ी। यूँ चंद महीनों में वो जर्मनी फ्लाई करके बिलाल के पास पहुँच गई थी। बिलाल के बाद जाते हुए इसके जहन में क्या कुछ ना था, नए ख्वाब, नई सोच, नई जज्बात, लेकिन एयरपोर्ट पर बिलाल की बजाय इसके ड्राइवर को पाकर से धचका सा लगा था। इसकी तस्वीर हाथ में लिए इसके करीब चला आया था। बिलाल कहाँ है? इसने फंसी हुई आवाज़ में इंग्लिश में पूछा था। वो ज़रूरी मीटिंग में गए हैं, आप चले? क्या मीटिंग मुझसे ज़्यादा ज़रूरी थी? इसके कुछ अंदर टूट गया था। चलो। वो मरे कदम उठाती इसके पीछे चलती। सारे रास्ते वो गुमसुम रही, से पता ही ना चला। घर वाकई शानदार था। ड्राइवर ने गाड़ी पार्क की और सामान अंदर रखकर चला गया। बेडरूम का दरवाज़ा का अंदाज़ा लगाकर वो खुद ही अंदर चली गई थी। एक अजीब सी थकन थी इसके साथ पर सवार होने लगी थी। बिलाल ने ऐसा क्यों किया? इसने सोचा। फिर इसने सर चढ़ाकर खुद को तसल्ली दी और फ्रेश होने वॉशरूम चली गई थी। लाइट ब्लू और रेड कंट्रास्ट का सूट पहनकर जिस वक्त वो बाहर निकली, मुलाजिम दोपहर का खाना लगा चुका था। तुम्हारे साहब कब तक आएंगे? इसने गीले बाल झड़कते हुए पूछा था। इसके आने का तो कोई टाइम नहीं, इसने बस इतना कहा चला गया। इसने बेदिली से खाना खाया और वापस रूम में चली आई। ये कोई बात हुई भला? इसे अब गुस्सा आ रहा था। मैं वो से शिकायत करूंगी। वो चादर ओढ़ कर लेट कर फिर इतनी थकी हुई थी कि फौरन सो गई। इसकी आंख खोली तो हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था।
वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, नीचे आई तो लाउंज में बिलाल मौजूद था। अरे अरीबा, तुम जाग गई, कैसी हो? टीवी का रिमोट हाथ में लिए वो सरसरी से अंदाज में बोला था, जिसे महसूस किए बगैर वो खफकी से बोली, तो इतनी अहम मीटिंग थी कि कम से कम एयरपोर्ट पर तो रिसीव कर लेते। वो दुपट्टा कंधों पर डालते हुए बोली तो बिलाल ने एक बार फिर से देखा तो उसके सामने वाले सोफे पर बैठी थी। ब्लू और रेड कंट्रास्ट में कमर से नीचे तक जाते रेशमी बाल जो आगे बढ़े हुए थे, इसमें बिलाशबा वो सीन लग रही थी। एकदम से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तुम्हें और आराम करना हो तो कर लो रीबा, मुझे कंप्यूटर पर कुछ ज़रूरी काम करना है, कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुलाजिम से कह देना। वो इतना कहकर चला गया और वो पथराई हुई आंखों से बेसमेंट की तरफ से जाते हुए देखती रही। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बिलाल ऐसा क्यों कर रहा है? इसका ज़हन माफ हो रहा था। इसी वक्त सईद का फ़ोन आ गया तो बेख्तियार रो पड़ी थी। अरीबा, क्यों रो रही हो? पागल हो गई हो क्या? सईद ने मोहब्बत से इसे डांटा तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, किसी ने इसे रिसीवर छीन लिया था। इसकी सांस रुक गई थी। बिलाल गुस्से से देख रहा था। हाँ हेलो सईद, कैसे हो? रहे नहीं, बस यूं ही अभी आई है तो परेशान हो रही है ना? हाँ मैं ख्याल रखूंगा। ओके। इसने फ़ोन बंद कर दिया। आइंदा घर वालों के फ़ोन पर ये रोना धोना मत करना। कदरा सा खलैचे में इसने तनबिया की थी। उसे देख कर रह गई जो उसे डांट डपट कभी उसे बेसमेंट में चला गया था। फल्ला मैं क्या करूँ? वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी थी। इस सूरत हाल का तो इसके जहन में तसव्वुर ही ना था। इसकी फ्रेंड्स कहती थी कि तुम इतनी खूबसूरत हो, अरीबा बिलाल एयरपोर्ट पर ही बेहोश ना हो जाए। वो बस गर्दन अकड़ा कर रह जाती, लेकिन बिलाल वो तो इसे देख ही नहीं रहा था। करीब आना तो दूर की बात है। इसे लग रहा था वो इसकी बीवी नहीं कोई और है जिसे वो हुक्म दिए जा रहा है। और फिर रात को भी वो अकेली ही होती, सुबह जागती तो वो जा चुका होता। एक दिन ऐसे ही गुजरा, दूसरा दिन, और फिर एक हफ्ता गुजर गया, उसके पास नहीं आया। वो खुद इसके सामने जाकर खड़ी होगी। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? क्या किया है मैंने? टीवी से नजर हटाकर बेतासुर चेहरे के साथ बोला, बीवी हूँ मैं आपकी। वो कुछ और ना बोल सकी तो बस यही कह पड़ी, रात को बात करेंगे, अभी मुझे जाना है। कहाँ जाना है? हर वक्त बाहर ही तो रहते हैं। नहीं जाएंगे अभी आप यही रहें। वो रोते हुए इसके सामने खड़ी होगी तो सख्ती से बोला, मुझे बस पसंद नहीं है, हटो यहाँ से। उसे धकेलते हुए इसके पास से निकल गया। वो जमीन पर बैठकर रो दी थी। बिलाल का रवैया इसकी समझ से बाहर था। वो कहती तो किससे कहती और क्या कहती। घर वालों का फोन आता तो रोते रोते ही लाइन कट जाती। वो सबसे ये समझ रही थी कि घर वालों से दूर है इसलिए रोती है। इसे आए हुए महीना हो गया था। बिलाल का रवैया अब तक सर था। वो घंटों इसके सामने बैठी रहती, रोती रहती, उस पर असर ना होता। बिलाखिर इसने इसके सामने रोना छोड़ दिया था। इसकी वही रूटीन थी, सुबह सवेरे से निकल जाता और रात के तक घर लौटता। टीपा तो जैसे पागल हो गई थी। वक्त गुजरता ना गुजरता वो घंटों वक्त गुजारने के लिए छत पर चक्कर लगाती और इसे एहसास ना होता। घर में अकेली रह रह किसी वहशत होती तो रात के साए में जब तक वो ना आ जाता, दरवाजा खोलकर शदीद सर्दियों के दिनों में बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाती, कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाती तो एहसास ही ना होता कि टाइम गुजरने लगा है। 6 महीनों में वो सूखकर कांटा हो गई थी। जुल्फ़ों सफ़ेद रंगत कमला गई थी। वो सोचती कि अगर ऐसी ही किस्मत को लोग खुशकिस्मत कहते हैं तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई खुशकिस्मत हो। वो उसके छोटे वजूद को देखती तो इसे सवाल सुइयां चुभने लगती, जो अपना होकर भी इतना दूर था। और जब इसके ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया, इसे लगा कि अब वो मज़ीद यहाँ रही तो पागल हो जाएगी। तब इसने इससे पाकिस्तान जाने को कहा, जिस पर एक लफ्ज़ कहे बगैर राज़ी हो गया। ठीक है, रात में तुम्हारी टिकट करवा दूंगा। इसकी आंखों में पानी भर आया था। बिलाल, कम से कम मेरा कसूर तो बता दे। अब तो बताएं, मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो आपने इस तरह किया? क्या पप्पू ने पूछा नहीं था आपसे, या आपकी मर्जी नहीं थी? वो एक बार फिर बुरी तरह रोती तो बिलाल ने तासुब से देखा कितनी ज्यादती की थी इसने इस प्यारी लड़की के साथ। क्या हशर हो गया था इन 6 महीनों में, लेकिन वो क्या करता, मजबूर था वो भी। अब बगैर कुछ कहे बगैर इसकी तरफ वो उठ कर चला गया और वो हमेशा की तरह से देखती रहेगी। एयरपोर्ट पर छोड़ते हुए बिलाल ने इसे एक लिफाफा दिया था, साथ ही तलाक के कागजात भी दिए थे। इसमें लरजते हाथों से दोनों चीजें थामी और डबडबाती आंखों से देखा था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी बिलाल, आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। आंसू टूट टूट कर इसकी आंखों से गिर रहे थे। बिलाल को इस पर तरस आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता वो अंदर भाग गई थी। प्लेन की सीट पर बैठते हुए बहुत देर तक वो लिफाफे को देखती रही और फिर हिम्मत करके इसने खोल दिया था। रीबा, मैं यकीनन तुम्हारा मुजरिम हूँ। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं, लेकिन रीबा मैं क्या करता पता नहीं तुम्हें मेरी बात का यकीन आएगा या नहीं, लेकिन अरीबा ये सच है कि आई एम नॉट एबल टू कीप यू विद मी। मैं इस बात मैं इस बात का कसूरवार किसी और को नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से अपने आप को तबाह किया है। 15 साल का था जब मैं मामा पापा ने हायर स्टडी के लिए शौक से मुझे जर्मनी भेज दिया था, जिस वक्त मुझे इसकी सरपरस्ती की ज़रूरत थी। जिस उम्र में मुझे वो अच्छे और बुरे का फ़र्क सिखाते जो लड़कों के लिए बहुत ख़ास उम्र होती है। इसमें उन्होंने मुझे अपने से दूर करके ऐसे मुल्क में भेज दिया जो एक आज़ाद और बेरहम मुल्क है। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन वालिदैन की ख्वाहिश के तनाव में मुझे इनसे दूर होना पड़ा। यहाँ आया तो यहाँ की दुनिया ही और थी। जिस तरह नज़र जाए बाहर ही बाहर थी। फिर मैं इस माहौल में खो गया। स्टडी से ज़्यादा मुझे यहाँ की आज़ाद फिज़ा ने अपनी तरफ खींचा था। कोई सरपरस्ती करने वाला या रोकने वाला नहीं था। इसलिए नहीं, इस वक्त मेरे पास जो मुझे अंधेरों में गुम होने से रोकता है, सो इन अंधेरों ने मुझे पूरी तरह अपनी लिपट में ले लिया था। और इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर चुका हूँ। इस अंधेरों से निकलकर मैंने दोबारा रोशनी में आना चाहा तो मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे लिए रोशनी और अंधेरे दोनों बेमायनी ही। मैं अपने आप को बर्बाद कर चुका था। मम्मा ने मुझसे पूछे बगैर तुम्हें मेरे नाम से मंसूब कर दिया था और
फिर 1 साल बाद मैं सिर्फ़ इसलिए पाकिस्तान आया था कि इन्हें इस काम से रोक सकूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी, बजाय मंगनी ख़त्म करने की निकाह कर दिया। मैं अजीब उलझन में फँस गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ मम्मा को, जिन पर तुम्हें अपनी बहू बनाने का भूत सवार था। फिर मैं वापस जर्मनी आ गई, सोचकर कि अब मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, ना ही तुम्हें अपने पास से जर्मनी बुलाऊँगा। बुलाने का फ़ायदा भी क्या था रीवा, जब मैं तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकता। लेकिन एक बार फिर मम्मा ने मुझे मजबूर किया। उन्होंने मुझसे कसम ली कि अगर मैंने जल्द-जल्द तुम्हें अपने पास ना बुलाया, मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। अब बताओ मैं रीवा मैं क्या करता? एक तरफ तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल था, दूसरी तरफ मम्मा थी, और मैं वो जानने के बावजूद भी अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर पाया। कई बार सोचा कि बाबा को ही बता दूँ, लेकिन हर बार मैं जब भी इरादा करता, खुद को मनोमट्टी तले दबता हुआ महसूस करता और ज़बान को ताले लग जाते। और फिर महज़ मामा की कसम तोड़ने के लिए मुझे तुम्हें अपने पास बुलाना पड़ा। मैं जानता हूँ ठीक है, मैं इस वक़्त तुम्हारे दिल पर क्या गुज़र रही होगी, लेकिन मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? मैं मानता हूँ इन सब बातों में कसूर सिर्फ़ मेरा ही है, लेकिन मैं अपने वालिदैन को भी इससे जैसे मेंबर नहीं समझता, ना वो मुझे इस गली इस दुनिया में बेचते, ना ही ये सब होता। इसकी नज़रें तहरीर पर सफ़र करी थी और आंसू से चेहरा तर था। मैं जानता हूँ तुम्हारी इस हालत को देखकर तुम्हारे घर वाले का तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। सही तो शायद मुझे कत्ल ही करने जर्मनी आ जाए। बहुत मोहब्बत करता है ना वो तुमसे, और अगर वो जर्मनी ना भी आया तो कम से कम फ़ोन पर तो मुझे ज़रूर गालियाँ कोसने देगा। मम्मा भी मुझसे शदीद नाराज़ होंगी, शायद सारी ज़िंदगी अब मुझसे बात ना करें। ठीक है, मैं हकदार हूँ इन सब चीज़ों का, लेकिन इतनी नफ़रत शायद मुझसे बर्दाश्त ना हो, इसलिए मैं जर्मनी छोड़ रहा हूँ। पाकिस्तान तो अब मैं ज़िंदगी में कभी नहीं आना चाहता, लेकिन अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी किसी ऐसे मुल्क में गुज़ारूँगा रीवा, जहाँ हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम होगा, जहाँ का माहौल अल्लाह के बताए हुए सुलह के मुताबिक होगा। हो सकता है इसी तरह मुझे अल्लाह से इस गुनाह की से माफ़ी मिल जाए, जिस पर इसने सख्त अज़ाब की वईद सुनाई है, और मैंने सब जानते-बूझते वो गुनाह किया था। बहरहाल जो होना था वो हो चुका है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसने ख़त को मुट्ठी में जकड़ लिया था, इसके कान साँसें कर रहे थे, सपना साँस बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। अल्लाह करे जिससे इसकी शादी हो, इंतहाई खूबसूरत और पढ़ा लिखा हो। इसे याद था इसने जब भी अपनी शादी का सोचा, बस यही माँगा इसने, ये कभी नहीं माँगा कि इसका शौहर बाक़ीदार पुरख़ुलूस भी हो, नेक और सालेह मर्द में से भी हो, और अल्लाह ने इसको वही दिया था जो उसने माँगा था। और वो ये भी चाहती थी वो हर बाहर के मुल्क में हो। अल्लाह ने इसकी ये दुआ भी कबूल कर ली थी, मगर ये क्या हर दुआ कबूल होगी? तो फिर भी वो तहे-दामन थी। कितनी बड़ी गलती करती थी इसने बाक़ीदार पुरख़ुलूस शख़्स की बजाय खूबसूरत, अमीर और पढ़े-लिखे शख़्स की तमन्ना करके। वो किसी को क्यों कसूरवार ठहराती? वो खुद अपने बुने हुए जाल में फँसती चली गई थी। इसने ये कभी नहीं सोचा ही ना था कि मर्दों की सबसे बड़ी खूबी तो इनका किरदार ही है, और जो बाकिरदार नहीं होते वो ऐसे ही खुद को तबाह कर लेते हैं, जैसे बिलाल ने किया था। फिर वो पाकिस्तान वापस आ गई। घर वालों का रद्द-ए-अमल वही था जो उसकी हालत देखकर होना चाहिए था। पप्पू का मुकम्मल बायकॉट हो चुका था। रीबा के वापस आ जाने के बाद वो कई बार इनके घर आई थी, रो-रो कर सबको यकीन दिलाना चाहा था कि वो कतई बाखबर थी नहीं थी बिलाल की हालत से, लेकिन ना किसी ने इसकी बात का यकीन किया था, ना इन्हें माफ़ किया था। अलबत्ता रीवा का सलूक इनके साथ कदर मुख्तलिफ था। इसने ना सिर्फ इन्हें माफ़ कर दिया था, बल्कि इनसे बहुत मोहब्बत से पेश आई थी, जिससे कि वो पहले इनसे मोहब्बत करती थी, क्योंकि वो जानती थी वो बेकसूर हैं, और बिलफ़र्ज़ अगर वो कसूरवार थी भी इनसे नाराज़ होने का फ़ायदा ना था। इसकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई थी। सईद ने कई बार बिलाल का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जर्मन एम्बेसी से इसे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि जर्मनी छोड़कर जा चुका है। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। बहुत दिनों तक कोशिश करता रहा, फिर थक कर बैठ गया। वक्त गुजरता गया और बिलाखिर टूट-फूट कर बिखर जाने वाली उमंगों से भरी वो मासूम लड़की भी संभल गई थी। पापा ने एक बार फिर इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया, जहाँ से इसने अपना मास्टर किया, जो जर्मनी जाने के शौक में अधूरा रह गया था। फिर घर बैठने की बजाय इसने पापा के ऑफिस का ज्वाइन कर लिया। कुछ अर्से तक इसने वहाँ काम किया, फिर जिद शुरू कर दी कि इसे कहीं और जॉब करनी है, क्योंकि यहाँ इसकी हैसियत एक बॉस की सी है। काम का लोड नहीं है, इसलिए इसे मज़ा नहीं आता। और पापा, जो कि पहले ही इसकी कोई बात रद्द नहीं करते थे, अब तो और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। अपने दोस्त के ऑफिस में इसे जॉब दिलवा दी थी, जहाँ वो मुतमिन थी, और शायद मुतमिन भी ही रहती अगर हमाद इसकी ज़िंदगी में ना आता। रात का अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। वो चुप हुई तो जैसे हर तरफ सन्नाटा था। टाटे मारता समंदर भी पुरसुकून हो चुका था। माँ ने गर्दन घुमाकर देखा, जो ना जाने कब से बेआवाज़ रो रही थी। रात के गहरे अंधेरे में भी इसके सफ़ेद चेहरे पर चमकते आंसू को देख सकता था। वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा के फूट-फूट कर रो दी थी, और फिर एकदम से उसे मुखातिब हुई थी कि अब तुम्हें मेरा साथ कबूल होगा। वो चुप रहा था। बोलो हमाद, क्या तुम एक तलाक-याफ्ता लड़की से शादी करोगे? बोलते क्यों नहीं हो तुम? एकदम से सर झुकाने पर जैसे वो चीख कर बोली, और फिर एकदम उठकर भागती अपनी गाड़ी तक आई और फुल रफ्तार से वहाँ से भगा रह गई थी। वो जानती थी कि हमाद का रद्द-ए-अमल यही होगा। खुद इसके अंदर कुछ टूट रहा था। वो सारी रात इसने रोते हुए गुजारी थी। अब इसे एहसास हो रहा था कि खुद को इससे दूर रखने के बावजूद वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, जिससे निकलने का अब कोई रास्ता ना था। इतनी शिकस्ता तो वो जर्मनी से वापस आने के बाद भी नहीं हुई थी, जितना हमाद के रद्द-ए-अमल ने से कर दिया था। पता नहीं क्यों उसे बात करते हुए, कोई मसला डिस्कस करते हुए या कोई और बात करते हुए भी हमेशा एहसास होता था कि वो आम लोगों से मुख्तलिफ है, बहुत मजबूत किरदार का मालिक है, और शायद ये इसका किरदार ही था जिसने इसे न चाहते हुए भी इसकी तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया था, और अब एक बार फिर वो इसे कांटों भरे रास्ते पर ले आया था।
आज इसे रिज़ाइन किए हुए 2 हफ़्ते गुज़र चुके थे। आखिर उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी। वो सख्त मुज़रिब थी। लाख चाहने के बावजूद वो खुद को इसके हिसार से बाहर निकालने पर कोशिश में नाकाम हो रही थी। आज मौसम फिर से बहुत अच्छा था। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सुबह से ही हो रही थी, लेकिन वो अपने कमरे में बंद थी। वो इस वक़्त भी नहीं निकली जब सईदा ने आपी के आने की इत्तला दी। यूँ ही मुँह लेटे पड़ी रही। तब बहुत देर तक इसका इंतज़ार करने के बावजूद वो खुद ऊपर आ गई थी। सॉरी आपी, वो कुछ शर्मिंदा होकर उठी थी। मेरा मूड नहीं हो रहा था नीचे आने का। इसने बालों के को जूड़े की शक्ल में लिपट कर क्लिप लगाया और पैर समेटते हुए बोली। तो आप ही मुस्कुराते उसके पास बैठ गई। कोई बात नहीं रीबा, तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ गई। बात तो एक ही है। अरसलान भाई भी आए हैं? इसने पूछा। हाँ आए हैं। तुम्हारे अरसलान भाई भी तुम्हारा पूछ रहे थे अभी? तो सईद के साथ बाहर गए हैं, वापस आए तो मिल लेना। अच्छा। इनकी बात पर इसने सर हिला दिया। आप ही कुछ देर इसके चेहरे पर फैली गहरी उदासी को देखती रही। फिर उन्होंने पूछा था तुमने जॉब क्यों छोड़ दी रीबा? तुम तो काफ़ी सेट थी वहाँ, बस आप ही दिल भर गया था इस जॉब से। वो फीकी से मुस्कुराहट के साथ बोली। तो उन्होंने पूछा। अचानक इसने बगैर कुछ कहे गर्दन हिला दी। तब आप ही ने गहरी सांस भर के इसे देखा और फिर बोली थी बहुत अपसेट लग रही हो, कोई बात है? नहीं तो आप ही बात तो क्या होनी है, मुझे भी नहीं बताओगी? इसके नरमों मुलायम सफ़ेद हाथों पर अपना हाथ रखते हुए वो अपनाई से बोली। तो जैसे अपना आप खो बैठी थी। इनके कंधे से सर टकाकर बुरी तरह से रोते इसने इन्हें सब कुछ बता दिया। आखिर कब तक बर्दाश्त करती? मैं खुद इसकी तरफ नहीं बढ़ी थी आप ही, इसने मुझे मजबूर किया था अपनी तरफ से बढ़ने के लिए। बहुत दावे किए थे उसने, तब मैंने सब कुछ फिर से बता दिया और इतना कहा कि वो हिचके से रोने लगी तो आप ही ने खींच के से खुद से लगा लिया। बहन की हालत इन्हें खून के आंसू रुला रही थी। इतनी देर बर्दाश्त था तो जर्मनी से पाकिस्तान आने के बाद भी नहीं हुई थी। जितनी बिखरी हुई अब लग रही थी इन्हें इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। चुप हो जाओ रीबा, मात्र उन्होंने इसे हौसला इसे खुद से अलग करके इसके आंसू साफ किए तो भीगी आंखों से इन्हें देखते बोली थी। इतना अंधेरा तो मुझे इस वक्त भी अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं हुआ था अभी, जब बिलाल ने मुझे छोड़ दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। मैं क्या करूँ? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है आप ही जिसकी अल्लाह मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है? क्या मेरा खुशी पर कोई हक नहीं है? जो खुशी की हल्की सी किरण मेरे पास आती है अल्लाह इसे गहरा होने से पहले ही मुझसे छीन लेता है। क्यों आप ही क्यों? इन इशारों से झंझोड़ते हुए वो एकदम से बेहाल हो गई थी। तो आप ही ने इसे अपने बाहों में समेट लिया। बहुत प्यार से इसका सर सहलाते हुए बहुत आस्तीन से उन्होंने इसे समझाना शुरू किया। नहीं रीबा, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, ना ही अल्लाह तुम्हें कोई गुनाहों की सज़ा दे रहा है। तुम तो इतनी साबर हो कि जर्मनी से वापसी के बाद भी बिलाल के रवैये पर तुमने किसी से कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, ताकि पुप्पो को भी माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह तुम्हें क्यों सज़ा देगा? यकीन रखना रीबा, अल्लाह तुम्हारे सब्र का तुम्हें इतना बेहतरीन सिला देगा कि तुम हैरान रह जाओगी। अपने बंदों को इतना ही आज़माता है जितना में सख्त होती है, इससे ज़्यादा नहीं। और जानती हो रीबा, गमों के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो इंसान को इस खुशी से कहीं ज़्यादा अजीज़ लगती है, जिसके बाद इंसान गम के चंगुल में फँस जाए। बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दामन में इतनी खुशियाँ डालेगा रीबा कि तुम समेट नहीं पाओगी। बस थोड़ा सब्र करो मेरी जान, सिर्फ थोड़ा-सा। आप इन सब से अलग करके अपने हाथों से इसके आंसू साफ किए और चेहरे पर आए बालों को पीछे करके पेशानी चूमी। रीबा कुछ कहे बगैर इन्हें देखती रह गई। अब चलो उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। ज़ीशान भाई हम सबको दावत देने का इरादा रखते हैं। आप इन्हें इतनी देर तक इसके लिए अपना दिमाग खपाया था, सो इन्हें कतई मैं यूज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए बगैर कुछ कहे खड़ी होगी। वैसे भी दिल का बोझ हल्का हो गया था शैतान के बहकावे में आकर। वो जो अल्लाह पर जिससे यकीन खोने लगी थी, आप ही की बातों ने इसे एकदम से इतना पुख्ता कर दिया कि इसका दिल बोझ से आज़ाद हो गया था। फ्रेश होकर जिस वक्त वो नीचे आई, सब इसका इंतजार कर रहे थे। रेड कलर के हल्के से काम वाले सूट में जाली का दुपट्टा कंधों पर फैलाए हुए थे, खूबसूरत लग रही थी। अरसलान शरारत से बोल उठे। उफ, न जाने कहाँ बिजलियाँ गिरेंगी आज। वो ऐसे ही थे, चुलबुले और लाबालिग से, और अरीबा को तो जान से ज़्यादा अजीज़ थे कि आप ही की झोली में उन्होंने दुनिया जहाँ की खुशियाँ डाली हुई थी। वो फरसल भाई आप भी ना, इसने बुरी तरह से झपकर अपनी तरफ हाथ बढ़ाते आमिर को गोद में उठाया और वो बेख्तियार मुस्कुरा दिए थे। अरीबा ज़िंदगी की सरगर्मियों में एक बार फिर से खुद को मसरूफ़ करने की कोशिश में लगी थी। इसने मेज़ पर पड़ी डायरी में लिखना शुरू किया कि पीछे से आके सीने से पुकारा। इसने पेन मुँह में दबाकर मुड़ कर देखा था। क्या है? पापा बुला रहे हैं तुम्हें, जल्दी से नीचे आ जाओ, कहे बगैर रुके थे। सीढ़ियाँ उतर गई और वो तमाम पेपर समेट कर डायरी बंद करके नीचे चली गई थी। पापा आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ रीबा बैठो, उन्होंने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाते हुए कहा। तो मुस्कुराकर इनके पास बैठ गई। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है रीबा, इसलिए तुम्हें बुलाया है। इनका अंदाज कुछ खास सा था। वो ठटक इन्हें देखने लगी। क्या बात है पापा? रीबा तुम्हारी मामा तुमसे कह रहे कर थक गई हैं, आप ने तुम्हें इतना समझाया। सईद और ज़ीशान अपनी कोशिश करके रह गए, लेकिन तुम्हारी ना हाँ में नहीं बदली। इसे अंदाज़ा हो गया था वो क्या कहने वाले हैं, तभी इसका सर झुका था। लेकिन मुझे यकीन है मेरी बेटी मेरी बात नहीं टालेगी, तभी तुम्हारी खामोशी देखकर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो अब भी चुप रही थी। देखो रीबा, बाज़ चीज़ों का इख्तियार कतई तौर पर अल्लाह के हाथ में है। बंदे अगर इसमें मुदाखलत करने की कोशिश करे तो कामयाब नहीं होते। तुम्हारा बिलाल का जोड़ भी दुनिया वालों का बनाया हुआ था। अल्लाह ने तुम दोनों की किस्मत एक साथ नहीं बनाई थी जब ये सब खत्म हो गया। लेकिन रीबा बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है ना, और अगर तुम हमें कसूरवार ठहराओ तो यकीनन हम तुम्हारे कसूरवार हैं। लेकिन माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं ना बेटा, और हमने भी तुम्हारा भला ही चाहा था। लेकिन कहते कहते इनकी आवाज़ रोन गई थी तो रीबा ने अपना भीगा हुआ चेहरा ऊपर उठाकर इनके दोनों हाथ थाम लिए थे। मुझे शर्मिंदा ना करे पापा, मैंने कभी आपको मामा को कसूरवार नहीं ठहराया। मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैं इसे कबूल कर चुकी हूँ। भीगे हुए लहजे में इसने कहा था। चंद लम्हों तक दोनों खामोश रहे थे और भी पापा नहीं बात रुकी। रीबा, मैंने तुम्हारे बारे में क्या और फैसला किया है कि क्या तुम इसे कबूल करोगी? मुझे आपका हर फैसला मंजूर है पापा, तकरीबन इसे मालूम
ताकि उन्होंने इसके बारे में क्या फ़ैसला किया होगा। मैंने अपने दोस्त के बेटे से तुम्हारी बात तय कर दी है। इस महीने की 31 तारीख को तुम्हारा निकाह है। तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है ना बेटा इसका? इनका अंदाज़ इस कदर इल्तिजाइया और आज जाना था कि इसने बेकरार होकर इनका हाथ थाम लिया और एकदम ही अपना सर इनके सीने में छुपा लिया। मुझे कोई इतराज़ नहीं है पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। उन्होंने इसकी पेशानी चूम ली और अपने हाथों से इसके आंसू साफ करते हुए बोले थे, मैंने इसे दफ़ा अल्लाह से बहुत दुआ की, अरीबा तुम इस बार खुश रहोगी। अरीबा ने देखा इसके इकरार ने पापा के मुरझाए हुए मुस्तरफ से चेहरे पर बाहर फैला दी थी। माँ बाप की खुशी से ज़्यादा दुनिया में कुछ और नहीं होता। इसने पापा की खुशी से निहाल चेहरे को देखा और सोचा और फिर वापस अपने कमरे में आ गई। हमाद नहीं तो कोई और सही, वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए दोबारा अपनी डायरी को खोल लिया था। इसके दिल में अचानक कसक सी उठी थी और अगले ही लम्हे इसने सर झटक खुद को मसरूफ कर लिया। रात के महीम सन्नाटों ने आधी दुनिया को अपनी लिपट में ले लिया था। सब सो रहे थे और वो जो नहीं सो रहे थे वो आराम कर रहे थे। और वो आधी रात के वक्त जब दुआएं सबसे ज़्यादा कबूल होती हैं, जिस वक्त अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता और जिस वक्त की मांगी की दुआ कभी रद्द नहीं होती, वो इस वक्त अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाए गिड़गिड़ा रही थी। या अल्लाह मेरे परवरदिगार, मेरे महबूब, अब मेरी जिससे भी शादी हो इंतहाई बाक़ीदार पुरखलूस शख्स हो, नेक व सालेह मर्द हो, मोमिन हो। या अल्लाह मैंने जब तुझसे जो मांगा मुझे दिया, इस बार भी मेरी दुआ को रद्द मत करना परवरदिगार। मुझे इस बार और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नेक व सालेह मर्द मोमिन हो। कितनी ही देर तक वो यूं ही अल्लाह के आगे रोती रही थी। फिर अचानक से अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। जो नमाज तय करके उठ गई। इसे अपना बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। शायद यही वजह थी कि बिस्तर पर लेटते ही वो नींद की वादी में उतर गई और इस इत्मीनान के साथ कि अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर लेगा। इसकी शादी की हामी बनने से पूरे घर में खुशी का समा था। हर किसी का चेहरा मारे खुशी से चमक रहा था। अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। शाम को सबके साथ चाय पीने के लिए नीचे आई, लेकिन वहाँ इसकी शादी का मौजूद डिस्कस हो रहा था। खामोशी अपने चेहरे के ऊपर आ गई। सुबह से मुसलसल बारिश हो रही थी, कभी कम होती कभी ज़्यादा, लेकिन रुकती नहीं थी। और टेरेस के दरवाजे से टेक लगा रिमझिम भीग के मंजर को देख रही थी। जहन न जाने कहाँ भटक रहा था कि सईद ने फुल आवाज़ में डेक लगा लिया, शाम ढल रही है, तुम याद आ रहे हो। चौंक से कि इसे बहुत ही कुछ याद आ रहा था। हमाद इसके मुँह से बेख्तियार निकला, ऐसा ही तो मौसम था जब इसने कहा था, देखना रीवा, अगर आइंदा कभी ऐसा ही मौसम हुआ ना, यानी ढलती शाम और रिमझिम बरसती बारिश और साथ में ये गाना, तो मैं तुम्हें ज़रूर याद आऊँगा, तुम देख लेना। इंतहाई समझ-सब्र के चलने के बावजूद टेरेस में जमा बारिश के पानी में से इसका पैर फिसल गया। गिरने के खौफ से इसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और करीब ही था कि वो गिर पड़ती। दो मजबूत बाजुओं ने इसे थाम लिया था। संभलने पर इसने मुड़कर देखा तो हीर सी रह गई थी। हमाद तुम? हाँ मैं। हमाद ने मुस्कुराते हुए इसके शानों से हाथ हटाया और बोला, अरीबा देखा अरीबा, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। और वो क्या कहती है? वो तब तक अपनी जगह हैरतज़दा थी, बेयकीनी की कैफियत में खड़ी थी, यूँ जैसे कोई मौज़ा हो गया हो। क्या डमी बन गई हो? हमाद इसकी तरफ देखने पर इसकी गहरी से आंखों के आगे हाथ लहराया तो वाकई जैसे किसी शहर से बाहर निकली थी। हमाद तुम यहाँ कैसे? वो भाई तुम्हारे घर के बाहर तक तो मैं गाड़ी में आया था, अंदर पैदल चल कर आया हूँ, तुम्हारे पास साड़ियाँ चढ़कर शोख लहजे में कहते हुए वो टेरेस में रखी हुई चेयर पर बैठ गया था। बगैर कुछ सोचे समझे वो भी इसके सामने आ बैठी। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। हमाद अचानक वो भी इसके घर मामा पापा ने क्या सोचा होगा, और सईद सब ही तो घर पर थे इस वक्त और ये सब इसके सामने आया। वो इस तरह भी कैफे में सर झुका अपने दोनों हाथों को आपस में मसल रही थी जब इसे हमाद की आवाज़ सुनाई दी थी, लगता है तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं आया। रीबा ने सर उठाकर देखा। ब्राउन जीन्स और लाइट ब्राउन शर्ट में वो आस्तीनों को कोने तक फोल्ड किए वो खासा स्मार्ट लग रहा था। अरे कुछ कमज़ोर सा भी था। वो बिखर सी गई थी। अब आने का क्या फ़ायदा हुआ माँ? जब क्या बात है रीबा, क्या मैं चला जाऊँ? इसे एक बार फिर इसकी आवाज़ सुनाई दी तो चौंकी थी और फिर कुछ सोच कर मुस्कुराते बोली थी, नहीं हमारे ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम सुनाओ कैसे हो? तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? माँ ने इसकी आंखों में झांक कर, वो जो हमेशा इसकी आंखों में देखकर बात किया करती थी, आज इसकी आंखों में नहीं देख रही थी, उसके सरापे पर नजर दुराई बोली, कुछ कमज़ोर लग रहे हो। मुस्कुरा दी। अच्छा चलो, मेरे कमज़ोर होने की वजह है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? शक्ल देखो क्या अपने आईने में। 12 बज रहे हैं। चेहरे पर अंदाज शरारती था। जी नहीं, मैं वैसे ही हूँ। अच्छा, यानी मेरी जुदाई का तुम पर कोई असर नहीं हुआ? अल्फाज थे नहीं, गोया किसी ने इसके वजूद में चिंगारियाँ छोड़ दी थी। आंखों में एकदम से ढेर सारा पानी जमा हो गया, जैसे बाहर निकलने से रोकने हुए बोली थी, अपनी जुदाई का असर देखना चाह रहे हो? हमाद यहाँ ठुकराए जाने का? रीबा हमाद ने तरफ से पुकारा तो मैंने कब ठुकराया तुम्हें? वो बेकरारी से देखने लगा था, जो अब दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बुरी तरह से रो रही थी। अच्छा, अगर ठुकराया नहीं था तो इस वक्त क्यों सर चुका लिया था? कुछ कहा क्यों नहीं जब मैंने तुमसे जवाब मांगा था? बोलो। उसने झिड़की से सर उठाकर से देखा था। वो इसलिए रीबा कि अगर इस वक्त मैं तुमसे कुछ कहता तो तुम यही समझती कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ, इसलिए मैंने इस वक्त चुप रहा। वरना इस दिन तुमने मुझे कुछ बताया था, मैं वो सब पहले से जानता था। बहुत नरम लहजे में इसने गोया इस पर धमाका किया था। माँ तो अपनी जगह साकित रह गई थी। हाँ रीबा, मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ।
जो तुमने इस दिन मुझे बताया, तुम्हें शायद ये बात मालूम ना हो कि पुप्पो मेरी मम्मा की बहुत अच्छी दोस्त है। मम्मा अक्सर इनके घर आती-जाती रहती थी। पुप्पो ने ही मेरी मम्मा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था, इस एतराफ़ के साथ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, इसमें सरासर गलती इनकी थी। ना वो बेटे पर ज़ोर-ज़बरदस्ती करती, ना ही ये सब कुछ होता अपनी ज़िद के पीछे। ना सिर्फ़ उन्होंने अपने बेटे को खोया, बल्कि अपने भाई से भी दूर हो गई। एक दिन जब मैं इन्हें लेने गया, तो पुप्पो तुम्हारे तस्वीरों वाला एल्बम खोले बैठी थी। मैं एकदम से चौंक गया, तुम्हारी तस्वीर इनके पास कैसे? फिर घर आकर मैंने मम्मी से पूछा, तो उन्होंने मुझे सब बता दिया जो कुछ जब पुप्पो ने इन्हें बताया था। और इस दिन मुझे मालूम हुआ कि ना चाहते हुए भी रीबा की आँखों में नमी क्यों उतर आती है। मैं जब भी शादी का ज़िक्र करता हूँ, तुम क्यों खो जाती हो? और जानती हो रीबा, इस दिन मैंने खुद से वादा किया था, मैं तुम्हारी ज़ात का एतबार वापस लौटाऊँगा। तुम्हें वो तमाम खुशियाँ दूँगा जो तुम्हारे पास आने से पहले तुमसे छीन ली गई। बहुत आहिस्ता-आहिस्ता और बहुत मुलायम लहज़े में उसे कह रहा था। वो हैरत से के समुद्र में गोताज़न होते आँखें फाड़े से देख रही थी। पता नहीं रीबा, तुम्हें मेरी बातों का यकीन आया या ना आया, लेकिन मैं पहली नज़र में तुमसे मुतासिर हुआ था। तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ था कि मैं तुम्हें ऐसा ऐसा ज़रूर कुछ है जो तुम्हें और लोगों से मुख्तलिफ़ करता है। और बहुत कोशिश के बाद मैं समझ नहीं पाया कि तुम सबसे अलग क्यों लगती हो। वो अब भी इन हैरान नज़रों से उसे देख रहा था, जो उसकी ज़ात के बारे में वो इंकशाफ़ कर रहा था, जिससे अब तक वो खुद भी बेखबर थी। जिस दिन तुम्हारा इस ऑफ़िस में पहला दिन था, वो मेरा आखिरी दिन था। इस दिन मुझे इस ऑफ़िस से रिज़ाइन करके अपने पापा का ऑफ़िस सँभालना था, लेकिन सिर्फ़ तुम्हारी वजह से मैं चाहने के बावजूद रिज़ाइन नहीं कर पाया और ख़वाह पापा की नाराज़गी मोल ले ली। और एक तुम हो कि तुम्हें मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं आ रहा, और इस तरह मुझे घूर-घूर कर देख रही हो। लगता है अब भी मुझे अपनी नज़र उतरवानी पड़ेगी। संजीदा बात करते-करते वो एक बार फिर से शोखी पर उतर आया था। रीबा ने बुरी तरह शक कर मुँह नीचे करके इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी। अगर मर्दों को 4 शादी करके भी कवारी लड़की का हाथ थामने का हक है, तो औरतों को भी अल्लाह ने इस हक से महरूम नहीं रखा, और ना ही आदम ने इंसानों को ये तालीम दी थी। लेकिन अगर कुछ लोग खुद ही काबिल के नक्शे कदम पर चलना चाहें रीबा, तो इसमें आदम का कोई कसूर नहीं है। ना कि एक बाप की हैसियत से उन्होंने अपनी नस्ल को नेक राह पर ही गामज़न करना चाहा था। रीबा ने कुछ रौनक बनकर सर उठाई। अल्फाज़ तो उसने चैटिंग के दौरान मानी को लिखे थे। माँ, तुम वो फ़कत इतना ही कह सकती थी। हाँ रीबा, जो चैटिंग तुमने मानी से एमन बन के की थी, वो इत्तफ़ाक़ी तौर पर वो स्क्रीन सेट करते हुए मेरी नज़रों के सामने आ गई थी, और फिर मैंने इसे पढ़ा था। इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ़ सोच का हामिल होता है। रीबा, तुम खुद इस बात का इकरार मेरे सामने कर चुकी हो। बहुत ठहरे हुए लहजे में कहते उसने इसकी हर मौके पर अपने हक़ में एक ही दलील इसके सामने दोहराई थी। वो आलमे तहरीर में से देख रही थी। सब कुछ जानते हुए भी मुझे तुम्हारा साथ मंज़ूर है। रीबा, क्या तुम राज़ी हो? माँ ने बात रोके से देखा, और अगले लम्हे वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फुट-फुट कर रोने लगी थी। अल्लाह ने इसे वो सब दिया था जिसे वो समझ रही थी कि वो उसकी पहुँच से दूर जा चुकी थी। तुम कुछ दिन पहले आ जाते माँ, काश तुम कुछ दिन पहले आ जाते। वो बुरी तरह से सिक पड़ी थी। माँ चौंक गया था। क्यों? पापा ने अपने दोस्त के बेटे से मेरी बात तय कर दी है। 31 तारीख को मेरा निकाह है। वो तो ये बात है। इसका भीगा चेहरा देखते हुए माँ ने गिरने वाले अंदाज में कुर्सी पर बैठकर तासुब से सर हिलाया था। रीबा का मलाल बढ़ गया था। रीबा, तुम जानती हो तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा कौन है? नहीं, इसने अपनी सुर्ख आँखें इस पर गाड़ दी थी। चलो अब फिर देख लो। क्या? अपने पापा के दोस्त के बेटे को शरारत से कहते देखने लगा। वो एकदम से होने को हो गई थी। कहाँ है? ये रहा तुम्हारे सामने। इस बार वो फिर भरपूर अंदाज में हँसा था। इसने हक्का-बक्का होकर इसे देखा। माँ, तुम यानी कि तुम वो कुछ बोल ही ना पा रही थी। जी हाँ, मैं ही हूँ आपके पापा के दोस्त का बेटा, जिसके साथ अभी 31 तारीख को निकाह है। वो कुछ ज़्यादा ही शौक हो रहा था। ओह नहीं हमाद, आई कांट बिलीव, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। एकदम ही इसे इतनी खुशी मिली थी कि वो ज़ब्त नहीं कर पा रही थी। हमाद ने दिलचस्पी से इसके रंगीन होते हुए चेहरे को देखा। यकीन कर लो रीबा, इसे हँसते देखकर हमाद ने मुस्कुराते हुए कहा था। इसकी आंखें लब दे रही थी। रीबा की हँसी एकदम से थम गई थी। तुम देखना रीबा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का इतना बेहतरीन सिला देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। इसके ज़हन में आप ही की आवाज़ गूंजी थी। इसने सर उठाकर अपने इस लंबे चौड़े वजूद को देखा, जो बहुत जल्द इसे अपने हिसार में लेने वाला था। बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दामन में इतनी खुशियाँ डाल देगा कि तुम समेट नहीं पाओगे। माज़ी की आवाज़ों के शोर में कहीं गुम हो गई थी। सब अचानक हमाद इसकी तरफ मुतवज्जा होकर बोला था। मामा ने आज भी मेरी नज़र नहीं उतारी। पता नहीं क्या होगा। वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। रीबा का चेहरा सुर्ख हो गया, और कुछ और बात ना सूझी तो वो पूछ बैठी, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो गए थे हमाद? हाँ मत पूछो। लड़की वो गहरी सांस भरता हुआ खड़ा हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था मेरा। पता नहीं किसकी दुआएं थी जो बच गया, वरना डॉक्टर तो नाउम्मीद हो गए थे, और इसीलिए मुझे इतने दिन भी लग गए आने में, वरना मैं तो इसी दिन आना चाहता था तुम्हारे पास। अपनी बात कहते हुए इसने बड़ी-बड़ी आंखों में पानी भरता देखा तो एकदम से चहकते हुए बोला था, अब रोना मत। मुझे बताया क्यों नहीं? इसने गिला किया था। होश में होता तब बताता ना, तब बेहोशी में तुम्हें फ़ोन करने की सलाहियत बहरहाल मेरे अंदर ना थी। रीबा बिला इरादा हँस पड़ी थी। हमाद ने एक नज़र से देखा, फिर टेरेस की दीवार पर कोने लगाकर वही देखने लगा। चंद लम्हों बाद रीबा भी इसके बराबर में आकर खड़ी हो गई थी। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी एक बार से फिर से शुरू हो गई थी। सूरज ढलने की तैयारी में मगन था। मौसम एकदम से ही बेपनाह खुशगवार हो गया था। ठंडी हवा के झोंके इसके पास से शरारत करते हुए गुजरे, जो मौसम के सहन में पूरी तरह गुम हो गई थी। जब हमाद की पुकार पर चौंकी, जो अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाता हुआ कह रहा था, आओ रीबा, बस बिस्मिल्लाह करके हाथ थामो। और रीबा ने झिलमिलाती आंखों से इसके चेहरे पर फैली नरमी और पूरे एतमाद
मुस्कुराहट को देखा फिर इसके फैले हुए हाथ को और मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसके हाथ में थमा दिया था और जैसे अचानक ही वो बहुत मजबूत हिसार में आ गई थी। ऐसा मजबूत हिसार जो ना कभी टूटता था, ना कभी ख़त्म होना था। यही इसके सब्र का सिला था और हमाद की शक्ल में अल्लाह की तरफ से इनाम के तौर पर मिला था। सो डेयर रीडर्स, ये था नावल। और ये नावल मतलब इसमें कोई ऐसा टेंशन वाली कोई बात नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लोग कहते हैं ना कि नावल ऐसा होना चाहिए कि माइंड फ्रेश हो जाए ये वो। तो ये उस हिसाब से ठीक है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तो आप लोग को यकीनन पसंद आना चाहिए नावल। दूसरी बात मैं यही कहूँगी कि बच्चों से पूछे बगैर उनके रिश्ते नहीं करने चाहिए। माँ को पूरा यकीन होता है कि मेरा बेटा जो है मेरी बात मान लेगा। क्यों माँ को इतना यकीन क्यों होता है? अब बेटे की भी तो अपनी पसंद है ना, बेटे की भी तो अपनी पसंद है ना। एक बार उनसे पूछ लेने से में क्या हर्ज है? उनकी दिल की बात जानने में क्या हर्ज है? अगर वो कह दें कि नहीं मामा मैं उसे पसंद नहीं करता, या ये कहे या अपनी कोई मजबूरी बताए, तो उसकी बात को सुन लेना चाहिए। ये ना हो कि बाद में किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। फूफो को बड़ा यकीन था कि मेरा बेटा जो है वो मेरी बात मानेगा, ये करेगा। उसने बात मानी, लेकिन उसके साथ जो भी सिचुएशन चल रही थी वो चीज़ नहीं मानी। अब अगर फूफो का बेटा ना अच्छा होता मगर उसे खौफ़े खुदा बाद में ना आता, तो वो शादी जो है वो शादी के बाद भी जो है अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुज़ारता। लेकिन उसने ये राह नहीं चुनी। उसने कहा कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ये वो सारा कुछ छोड़ दिया। तो बेहतर यही है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है ना वो बच्चों की ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला जो है ना वो उससे पूछ के करें। माँ-बाप क्या कहते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी तुम्हें ना हर एक चीज़ दी है, अब तुम हमारी एक बात मान लो। यानी कि सारी ज़िंदगी सारी चीज़ें दे के तो उसकी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आप लोग माँग के तो हिसाब तो बराबर ही कर रहे हो ना। तो बेहतर यही है कि वो एक चीज़ भी आप उनकी मर्ज़ी से कर लो, उसकी मर्ज़ी में खुश हो जाओ। बाकी हमाद का करैक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये नावल कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।